गुड मॉर्निंग पीपल। क्या बात है। आ हा। अरे कहाँ? ओके, यहाँ पे आ रहे हो आप। हाँ, बहुत बढ़िया। विक्रम रुका ही था कि बस सर जब पढ़ाना शुरू करेंगे तभी उठ के जाऊंगा मैं। बेशरम, आके 2 मिनट मैंने टाइम पास किया, गधे। चलो इधर देखो। हाँ चलो, अब आ जाओ। यस 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 यस, सब ठीक है विक्रम? बढ़िया। आज सुंदर लग रहे हो आप, क्या हुआ? हाँ, पूरा शेपिंग करा के आया हो। नाइस नाइस। आपकी सर्विसेज के लिए तो यहाँ पे ही खोल दिया एक सैलून। मस्त। यहाँ नहीं करवाया ना, कोई टीचर ज्यादा परेशान कर रहा है वहां तक एकदम चंपी कर दे भाई। अरे बहुत जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो मचाओ जीवन में आप लोग सब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे परफेक्ट टाइमिंग। चलो जल्दी सेटल हो जाओ। पहले कहाँ बैठोगे आप, डिसाइड कर लो। नहीं नहीं, एकदम आगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपको। नहीं 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 नहीं। चलो यूल बी कंफर्टेबल। नहीं, आप यहाँ पे देख पाओगे। हाँ 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 हाँ, ये पक श्योर 100%। चलो ठीक है, चलिए यारो जीवन में आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर के एंड में, लास्ट लेक्चर के एंड में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ऑफर फॉर सेल। एक बार फटाफट से उस कंसेप्ट को रिवाइज कराता हूँ और फिर हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऑफर फॉर सेल। चलिए, बेसिक्स में एक और चीज आती है, 7th ऑफर फॉर सेल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कोई भी व्यक्ति ऑफर फॉर सेल, ऑफर ऑफ सेल के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, उसको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं न्यूज के अंदर। और आपके एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के बुक्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, कॉर्पोरेट फंडिंग के बुक के अंदर लिखा है ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है। जब भी एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, या एफपीओ भी हो सकता है, इस समय पे अगर कंपनी का कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये कहता है कि आईपीओ में जो आप शेयर सेल कर रहे हैं उसमें फ्रेश इशू आप कर रहे हो, थोड़ा अच्छी बात है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, अच्छी बात है। उसके साथ में यू ऑल्सो सेल शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के भी आप शेयर्स को सेल कर देते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। जैसे कि अगर मान लीजिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है 750 करोड़ का, उसका हम अगर कंपोनेंट देखते हैं तो वो लोग 250 करोड़ के फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं और 500 शेयर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स सेल कर रहे हैं। 500 करोड़ के कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर सेल कर रहे हैं। सो ये जो 500 करोड़ का कंपोनेंट है, दिस इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। ये जो 500 करोड़ का कंपोनेंट है ये कहलाता है ऑफर फॉर सेल। जब पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, पब्लिक इस आईपीओ में जब अप्लाई करती है, तो पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेश इशू वाले शेयर्स हमको दे रहे हो या ऑफर फॉर सेल वाले शेयर्स हमको दे रहे हो, इससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि उसको नए शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी का अपना बाइफर्केशन होता है कि हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं और ये हम ऑफर फॉर सेल वाले शेयर्स इशू कर रहे हैं। जो पैसा आता है उस पैसे में से मान लीजिए पब्लिक ने भी सब्सक्राइब किया, तो पब्लिक तो 750 करोड़ रुपीज देगी कंपनी को, बट कंपनी को उसमें से 500 करोड़ रुपीस जो है वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे, बिकॉज वो ऑफर फॉर सेल का था और कंपनी गेट्स ओनली 250 करोड़। एकदम इजी है। चलो, इस कंसेप्ट को पार्ट लिया आईपीओ का, तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम देखते हैं तो लोग डेली बेसिस पे शेयर्स का बाय एंड सेल करते हैं, डेली बेसिस पे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे डेली बेसिस पे। वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए रेलेवेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज यहां पे पब्लिक शेयर्स खरीद रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। लाइक फ्रेश इशू, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि हमारा 750 करोड़ का इशू आ रहा है और पब्लिक शेयर्स खरीद रही है, इसलिए ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहा जाता है सेलिंग शेयर होल्डर, और इस कारण से हम ऑफर फॉर सेल को सेपरेटली पढ़ते हैं। चलो सर, बेसिक्स में आप अलग से क्या क्या लिखवाते रहते हो? ये वो चीज़ें लिखवाता रहता हूँ जो कि प्रोफेशनल्स के मॉड्यूल में या नोट्स में समझाया नहीं गया है, उन्होंने ये माना है कि ये बात आपको ऑलरेडी पता है, तो हम उस चीज़ को एक बार फटाफट से सेपरेटली देखते चलते हैं। हमने क्या देखा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था कि स्टॉक एक्सचेंज के 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन बोर्ड, एसएमई, आईजीपी। वंडरफुल। उसके बाद में हमने देखा वारंट का कंसेप्ट, कि वारंट इज व्हाट, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ
राइट टू बाय अ सिक्योरिटी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। फिर पब्लिक इशू, डायरेक्ट इशू, बोनस इशू तो बहुत आसान चीज है। प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंशियल इशू में आप किसी को भी शेयर दे रहे हो, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल इशू। किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर देना इज प्रेफरेंशियल इशू। लेकिन अगर हम दे रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, तो वो कहलाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। चलो, फिर हमने देखा फिक्स प्राइस, बुक बिल्डिंग दोनों पे हो सकता है। डिफरेंस क्या आता है? फिक्स प्राइस के अंदर कंपनी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देता है सेबी को, सेबी उसमें ऑब्जर्वेशन बताता है, उस ऑब्जर्वेशन को इंप्लीमेंट करके हमारा प्रोस्पेक्टस बन जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बुक बिल्डिंग, तब आपका प्रोस्पेक्टस नहीं बनता है, तब आपका बनता है रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अ रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस? रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस इज लाइक अ रेगुलर प्रोस्पेक्टस बट इट डज नॉट कंटेन प्राइस और क्वांटम। इस प्रकार की चीजें आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस हम देते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस हम देते हैं सेबी को, हम रुकते हैं 30 डेज के लिए, सेबी उसमें ऑब्जर्वेशन बताता है, फिर हम उसको फाइनल करके फाइनल रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस बनता है, फिर हम वो पब्लिक को देते हैं, पब्लिक उसके बेस पे बिडिंग करता है, हमारा फाइनल प्राइस आता है, और फिर हम फाइल करते हैं प्रोस्पेक्टस ऑल्सो टू आरओसी। ये सब चीजें पहले से हमें पता है। उसके बाद में ऑफर फॉर सेल हमने आज डिस्कस किया एंड वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, यस, तो हियर वी आर, वी गोना डिस्कस एडिशनल कंडीशंस फॉर एन ऑफर फॉर सेल। हम लोग आईसीटीआर को कैसे पढ़ेंगे? हम लोग एकदम अच्छे से अलग अलग सेपरेटली एक एक मोती को पढ़ रहे हैं। एग्जांपल, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया कि इशू कितने टाइप का होता है, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया कि आईपीओ के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, आईपीओ की जनरल कंडीशंस क्या होती है, हमने एफपीओ की भी 3 चीजें पढ़ ली है। हम सेपरेटली एक एक मोती, समझो एक एक पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। जैसे ये लेक्चर, ये चैप्टर एंड की ओर आएगा, चैप्टर एंड की ओर, तब उन सब मोती को मैं पिरोऊंगा एक साथ और हम कंसेप्चुअली इसको समझेंगे। तो आइसोलेटेड पहले एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर उसको रिलेट करेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटी लॉ मुझसे पढ़े तो हम एक टाइमलाइन करके पढ़ते हैं, याद होगा। तो जब हम सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे तब उसको टाइमलाइन फॉर्म में बिठाएंगे। जो एग्जीक्यूटिव मुझसे नहीं भी पढ़ा है तो एकदम लाइट लेने का, वो हम यहाँ पे भी फ्रेश तरीके से जीरो से पढ़ते हैं। तो एक एक टॉपिक को पहले अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। एडिशनल कंडीशंस फॉर एन ऑफर फॉर सेल, कि हमने पढ़ा कि अगर आईपीओ एफपीओ हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऑफर फॉर सेल कर रही है कंपनी, जैसे कि जोमेटो ने ऑफर फॉर सेल किया, एलआईसी ने ऑफर फॉर सेल किया, अगर ये ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो इनको क्या एडिशनल कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती हैं? बहुत इजी। पहला पॉइंट, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, वेरी इजी, हर जगह पे पॉइंट आता है। नेक्स्ट, शेल बी हेल्ड बाय सेलर्स फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year prior to filing of draft offer document. I hope you're understanding. जैसे कि जोमेटो ने में इन्फो एज कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स को सेल किया, तो इन्फो एज ने उन शेयर्स को खरीद रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 year। सिंपल। तो अगर हमने उस आर्टिकल को याद करते, उसमें लिखा था कि इन्फो एज ने सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के अंदर उनके शेयर्स खरीदे थे जोमेटो के, और अब आईपीओ के टाइम पे शेयर्स को बेच रहे हैं, तो कम से कम सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग और आईपीओ में मिनिमम 1 year का गैप होना चाहिए। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैंने आज उस कंपनी के शेयर खरीदे, 6 महीने बाद आईपीओ हो रहा है, तो मैं ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेच दूं, वो नहीं बेच सकता। टू बी एलिजिबल टू सेल योर शेयर्स इन एन आईपीओ एज ऑफर फॉर सेल, यू नीड टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 1 year। वेरी इजी कंडीशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है समझने में। 1 year का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। नेक्स्ट, the holding period of such convertible security including depository receipts as well as that of resultant equity share together shall be considered for the purpose of calculation of 1 year। हा। ये इस पॉइंट का एक एंसिलरी पॉइंट है। रीड द फर्स्ट पॉइंट, ये पहले रीड कर लो, फिर ये रीड करो, और फिर मुझे बताओ कि इसका मतलब आपको समझ रहा है क्या। गिव इट अ रीड वंस। हर एक व्यक्ति खुद से कोशिश करो पहले। इजी, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा है कुछ नहीं है, ये इनका एंसिलरी पॉइंट है। इन्होंने कहा कि आप अगर ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेचना चाहते तो होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए? 1 year। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में कन्वर्टेबल सिक्योरिटी था या डिपॉजिटरी रिसीट्स था, ये सब था, तो आपने जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को भी होल्ड किया है वो भी होल्डिंग पीरियड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले सिक्योरिटी, पहले मेरे पास बॉन्ड था, फिर वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बना, फिर इक्विटी शेयर मुझे 1 year तक होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को भी होल्ड करके रखा है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द 1 year का पीरियड। तो कहने का मतलब इतना सा है कि मैंने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको लेके 1 year हो जानी चाहिए। दिस 1 year विल इंक्लूड द होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एज वेल। एग्जाम्पल, मान लीजिए इन्फोएज ने जोमेटो के शेयर्स नहीं खरीदे, इन्फोएज ने जोमेटो के बॉन्ड खरीदे थे विच वर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। उन्होंने बॉन्ड खरीदे से फॉर एग्जांपल 2017 में,
2017 में उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे विच वर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। ये बॉन्ड्स 2019 जनवरी के अंदर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में। 2019 मार्च के अंदर नाउ दे वांट टू गो फॉर ऑफर फॉर सेल। कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो इशू ये आता कि वो लोग कहते हैं ना कि नहीं, इक्विटी शेयर्स तो आपने अभी जनवरी में ही कन्वर्ट हुए हैं और मार्च सिर्फ 2 मंथ्स के लिए आप इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हो, लेकिन ऊपर लिखा है दैट यू हैव टू होल्ड इट फॉर 1 ईयर। तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर ही 1 ईयर तक होल्ड करना है। आपने पहले बॉन्ड लिए थे और बॉन्ड आप कब से होल्ड कर रहे हो? 2-3 ईयर से आप होल्ड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले इक्विटी शेयर्स का कम टाइम पीरियड हुआ है, ये जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आपने होल्ड करके रखी थी वो भी एलिजिबल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। क्रिस्टल क्लियर? वेरी इजी, सिंपल। और सेकंड पॉइंट में कुछ है नहीं, ये कब हमें कैलकुलेशन करना है? इन केस द इक्विटी शेयर रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन और एक्सचेंज ऑफ फुल्ली पेड अप कंपल्सरीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिपॉजिट रिसीट्स आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। तो ये हम कब चेक करेंगे? जब हम ऑफर फॉर सेल के अंदर वो इक्विटी शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहले कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के रूप में थे। लाइफ बहुत आसान है, ये दोनों कोई पॉइंट ही नहीं है। ये दोनों इस पॉइंट के सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशंस हैं। तो पॉइंट एक ही है। सबसे पहला हो गया शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। सेकंड, यू नीड टू होल्ड दोस शेयर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए आप जो शेयर्स ऑफर फॉर सेल में सेल करना चाहते हो, ये पहले कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थे, फिर इक्विटी शेयर कन्वर्ट हुए, तो आपका जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी था उसका भी होल्डिंग पीरियड कंसिडर किया जाएगा। एकदम आसान, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट एक्सप्लेनेशन वाली बात हो गई। अब फर्दर सच होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये तो ऊपर भी लिखा था क्लियरली, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि ये 1 ईयर कब चेक किया जाएगा? जब आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। आप याद करो, प्रोसेस पूरा चालू होता है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, 30 डेज के लिए रुकते हैं, उसके बाद में सेबी रिप्लाई देता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी हमें 11 मंथ्स हुए हैं, लेकिन ये अभी सेबी का रिप्लाई आएगा, इसमें 1 मंथ वैसे भी लगने वाला है, तो हम 12 मंथ्स होने ही वाले, फिर हम 1 ईयर के लिए होल्ड कर लेंगे। नहीं, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट आपका 1 ईयर ऑलरेडी कंप्लाइड होना चाहिए। अनदर इजी पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कोई भी चीज मेरे साथ में ड्रॉ ना करें, मैं जब बोलूंगा तब ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है। लास्ट पॉइंट, if the equity share arising out of conversion or exchange of the fully paid up compulsorily convertible security are being offered for sale, वही वाला केस पढ़ रहे हैं कि भाई साहब आप कौन सी सिक्योरिटी कर रहे हो जो कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से कन्वर्ट होकर आई है। द कन्वर्जन और एक्सचेंज शुड बी कंप्लीटेड प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। लेकिन ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रायर टू ऑफर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है ये 2017 के अंदर जोमैटो ने इन्फो एज को बॉन्ड्स दिए, 2019 जनवरी में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं? 2018 दिसंबर के अंदर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं कि ये जो शेयर्स अगले महीने कन्वर्ट होने वाले ना, इसको हम सेल करना चाहते हैं। कैन दे डू सो? नो। आपका इक्विटी शेयर पहले आ जाना चाहिए, आपका कन्वर्जन हो जाना चाहिए, उसी के बाद में आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते बिफोर द कन्वर्जन। छोटी छोटी बातें, बहुत ही माइनर माइनर चीजें, बट एक एक करके चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। चलो, that is read in prospectus in case of book build and prospectus in case of fixed price issue, that is okay, provided full disclosure of the terms of conversion are made in draft of a document। अब रुको, ये क्या कह रहे हैं, सुना अच्छे से। if the equity shares arising out of conversion or exchange of fully paid up convertible security are being offered for sale, the conversion or exchange should be completed prior to filing of the ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब इनका क्या कहना है एग्जैक्टली अगर अपन जाते हैं तो, कि सुनो यार, वैसे तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले आपको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेनी है। क्या फॉर्मेलिटी है? 1 ईयर वाली फॉर्मेलिटी है, ठीक है? उसके बाद में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। समझना एक बार अच्छे से, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो, उसके पहले कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मान लेते हैं कि सर सुनो ना यार, अभी तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने में 30 डेज के आसपास का समय होता है, मिनिमम 30 डेज तो रहता है। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम अभी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर देते हैं और उसमें पूरा डिस्क्लोजर दे देते हैं दैट हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा बिफोर दी ऑफर डॉक्यूमेंट? तो चलेगा क्या? इस पॉइंट में वो कहते हैं तो भी चलेगा। नाउ लेट्स मेक इट थोड़ा सा इजी। इधर आ जाओ सब लोग।
टॉपिक चल रहा है एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल। मुझे बताओ कितनी कंडीशन है एडिशनल? गधों, सिर्फ दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन का एक्सप्लेनेशन इतना सब कुछ चल रहा है। कंडीशन सिर्फ दो हैं। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है दैट होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर। होल्डिंग पीरियड हो गया मिनिमम 1 ईयर। अब ये हो गई दो कंडीशन। अभी जो होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर है, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं बस। तो इस होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर के एक्सप्लेनेशन में आता है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आ गया हमारा कि इसके अंदर द टेन्योर ऑफ होल्डिंग ऑफ convertible security will also be included in 1 year. चलेगा in 1 year in case कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन आ गया कि सर ये कन्वर्जन कब तक हो जाना चाहिए। सुनना अच्छे से। The security must be converted and the holding period of 1 year must be satisfied। सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जानी चाहिए और होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शुड बी सेटिस्फाइड। कब तक? प्रायर टू फाइलिंग ऑफ, ध्यान रखना, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आइडियल सिनेरियो तो ये है। आइडियल सिनेरियो क्या है कि ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के पहले आपका 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और सिक्योरिटी कन्वर्ट भी हो जानी चाहिए। अब यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कि लास्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। बट इफ अगर ऐसा केस हो रहा है आपका कि सर सुनो ना यार, 1 ईयर वगैरह तो सब कंप्लाइड है, 1 ईयर तो आपका ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में स्ट्रिक्ट है, 1 ईयर के लिए ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के पहले 1 ईयर का टेन्योर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला लेकिन यार सर अगर ये कन्वर्जन का काम जो है ना, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हम फाइल कर रहे हैं तब तक नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे उसके पहले हो जाएगा, देन दिस इट इज एक्सेप्टेबल। बट इफ द कन्वर्जन is taking place prior to filing of offer document and after draft of a document, it is allowed if full disclosure is made। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप कंप्लीट डिस्क्लोजर देते हैं तो। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट एक आइडिया सबको लग रहा है? इसको और आसान तरीके से अगर हम देखते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए कि देखो है कुछ नहीं। अगर कभी भी आप OFS कर रहे हो, OFS का मतलब सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको 2 कंडीशन कंप्लाई करनी है। क्या? फुल्ली पेड अप होना कंपलसरी है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपकी होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। समझना अच्छे से, होल्डिंग ऑफ 1 ईयर, ये 2 कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि होल्डिंग ऑफ 1 ईयर है, दैट हैज टू बी कंप्लाइड प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये खत्म हो गई बात कि होल्डिंग ऑफ 1 ईयर प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर एक है इन केस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अगर हम बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कि हम जो सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं वो कन्वर्टेबल है और वो कन्वर्ट होने के बाद इक्विटी शेयर में आ रही है, तो ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अब इसके अंदर क्या पीरियड ध्यान रखना है? पहला पॉइंट, दैट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर कंप्लाइंग 1 ईयर।
कि आपको जो 1 ईयर कंप्लाई करना है उसके लिए आपने जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को होल्ड किया है वो भी चलेगा, और दूसरी चीज अच्छे से कन्वर्जन शुड बी डन, अब सुनना अच्छे से, प्रायर टू, रुको रुको रुको, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और प्रायर टू फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विथ डिस्क्लोजर। दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन समराइज एवरीथिंग। अब खत्म, कुछ है ही नहीं। अब दिमाग में क्या ध्यान रखना है अपन को कि जब भी ऑफर फॉर सेल आ रहा है कंडीशन तो दो ही है, फुली पेड अप एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर चलेगा नॉर्मल सिक्योरिटी में। अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का गेम आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का गेम है तो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड भी हम कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर के अंदर, फर्स्ट, एंड सेकेंड आपने ये जो कन्वर्जन हो जाना चाहिए ये आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले हो जाना चाहिए, या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले तो हो ही जाना चाहिए, बट देन यू हैव टू गिव एडिशनल डिस्क्लोजर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्रिकी पॉइंट है। दिमाग में इस तरह से बैठा लो कि हमें 2 पॉइंट ही हैं जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये एक्चुअली इस पॉइंट के ही एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं जो यहां पर है। दिमाग में से 2 पॉइंट है, शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप एंड इट हैज टू बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। शांत मन से, पहला टॉपिक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां से यहां तक रीड करो, कोई भी चीज ट्रबल करती है तो पूछो शांति से। शांति सब लोग पढ़ लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। शांति से देखेंगे, स्क्रीन पर लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं। कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी 2, फुल्ली पेड अप एंड मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर टू बी कंप्लाइड प्रायर टू फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। के ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के पहले 1 ईयर कंप्लाई हो जाना चाहिए। यहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है कि सर डिस्क्लोजर दे देंगे और ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले कंप्लाई कर देंगे, नहीं, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के पहले आपका 1 ईयर कंप्लाई हो जाना चाहिए। अब बात आती है सर अगर हमारी कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी जो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर में बनी, चलेगा, ये जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का 1 ईयर इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर प्रायर टू ऑफर डॉक्यूमेंट विद डिस्क्लोजर। टिंग टिंग टिंग। लाइफ काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। यही ऑफर फॉर सेल का ही बात चल रही है। The offer for sale of a government company or a statutory authority or a corporation or any special purpose vehicle set up and controlled by one or more of them which is engaged in the infrastructure sector। कि कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। एकदम शांति से देखते हैं। मुझे बताओ एसपीवी का मतलब सबको पता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। कोई भी एक कंपनी या एलएलपी
जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है, दैट इज नोन एज एसपीवी। बहुत ही हैवी सा वर्ड है, इसका कोई ऐसा हैवी मतलब नहीं है, आसान सी बात है, एसपीवी समझ लो। एग्जांपल, टुडे इंस्पायर अकेडमी इज फंक्शनिंग इन पुणे, देयर इज अनदर अकेडमी विच इज फंक्शनिंग इन मुंबई, ठीक है, एक्स लिमिटेड, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड पुणे की है। अभी दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि वी हैव टू ओपन अ ब्रांच इन हैदराबाद, बट उसके लिए अपन क्या करेंगे, नई कंपनी फॉर्म करेंगे ए लिमिटेड। सो इंस्पायर एंड दैट एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई enters into say a JV, or they decides to work together and set up a new company and work together in the city of Hyderabad, तो वो क्या हो जाएगा, SPV। SPV इन दोनों ने क्रिएट किए फॉर स्पेसिफिक पर्पस कि उसमें दोनों के 50-50% ओनरशिप एंड विल बी वर्किंग टुगेदर इन हैदराबाद। तो SPV बहुत ही आसान चीज है, इसका बहुत हैवी सा लगता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी कंपनी को बनाया, LP को बनाया फॉर अ पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हीकल मीन्स अ कंपनी हियर। So if at all you have created a company for a specific purpose, that is special purpose vehicle. अब इधर आओ, the offer for sale of a government company. गवर्नमेंट कंपनी का ऑफर फॉर सेल है, ये ऊपर की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। LIC गवर्नमेंट कंपनी का ऑफर फॉर सेल हो जाएगा, तो उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफर फॉर सेल कर रही है, उस पर कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन या SPV विच इज सेटअप कंट्रोल बाय एनी वन और मोर ऑफ देम। ये ऊपर जो भी लोग हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट कंपनी है, थोड़ा सा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इन सब का मिला के अगर कोई SPV है तो उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं होगी, विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ओनली। अरे अरे यार, LIC को एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा। नहीं, ऐसा कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा है। इधर अच्छा रहो। LIC आज तो बढ़ा है, खैर थोड़ा सा 5-10 रुपए बढ़ा ना, शायद वापस गिर गया, माय बैड। इधर आओ, वो दुश्मन है आपका। चलो, सो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर, एकदम सिंपल है। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कोई भी कॉर्पोरेशन SPV है विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रा सेक्टर, तो इंफ्रा सेक्टर के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है, पहला, एकदम शांति से। दूसरा, इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल वर अक्वायर्ड परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट और अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट एज एप्लीकेबल in lieu of business and invested capital which has been in existence for a period of more than 1 year prior to approval of such scheme. अब ये क्या कह रहे हैं, एक और एग्जाम्पशन है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये ऊपर के जो पॉइंट कह रहे हैं अप्लाई नहीं करेंगे। ये अप्लाई कब नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको कोई शेयर्स मिले हैं किसी कंपनी के, उसको 1 ईयर नहीं हुआ है, 1 ईयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 ईयर नहीं हुआ है तो आप ऑफर फॉर सेल में उसको सेल नहीं कर पाते। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, लेकिन आपके पास एक दूसरी कंपनी या बिजनेस के शेयर्स थे फॉर मोर देन 1 ईयर, आपके पास किसी और कंपनी के शेयर्स थे फॉर मोर देन 1 ईयर, और वो कोर्ट के ऑर्डर, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण आपसे वो बिजनेस लिया गया और आपको इस कंपनी के शेयर दिए गए एकदम आराम से। आई एम बिजनेस ओनर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब एक ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण या कोर्ट के ऑर्डर के कारण मुझसे ये एक्स लिमिटेड की ओनरशिप ली गई और मुझे वाई लिमिटेड के शेयर्स दे दिए गए, ठीक है। और ये जो एक्स लिमिटेड का मेरा बिजनेस था, ये मैं 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करके बैठा हूं। अब मैंने नया बिजनेस आया, अब वो मैंने मान लीजिए 2 मंथ्स भी होल्ड किया और उसके शेयर्स अगर मैं ऑफर फॉर सेल में बेचना चाहता हूं तो मैं बेच सकता हूं, बिकॉज प्रैक्टिकली वो शेयर्स मुझे जिस कारण से मिले थे, जो बिजनेस के कारण में से मिले थे, वो मैं ऑलरेडी 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करके बैठा था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शांति से समझो। पहले आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन पढ़ा होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन टाइप। कभी कभी क्या आता है, गवर्नमेंट आता है और फोड़ता है, ये सुनो, ये बंद, ये आप लोग इसके शेयर्स खरीदो, ये कंपनी कंपल्सरीली बंद हो जाएगी। या फिर कंपल्सरी एक्वायर करने का बोलता है कि आपकी कंपनी कंपल्सरी इसको एक्वायर करेगी। कभी कभी ये होता है कि आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कुछ कंपनीज बंद होती है और एक नई कंपनी क्रिएट होती है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ये दोनों बंद हो जाएगी और जेड लिमिटेड चालू हो जाएगी बाय अ कोर्ट्स ऑर्डर। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर के कारण कभी भी आपके पास ये कंपनी के शेयर्स थे, मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स थे, ठीक है, और ये शेयर्स मैं होल्ड करके बैठा हूँ फॉर 5 ईयर्स। मुझे बताओ, अगर एक्स लिमिटेड का IPO आता है, क्या मैं ऑफर फॉर सेल में मेरे शेयर्स को बेच सकता हूँ? यस, 5 ईयर से होल्ड करके बैठा हूं ना, 1 ईयर का प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 ईयर से शेयर्स होल्ड करके बैठा हूं, मैं 100% बेच सकता हूं। बट तभी क्या हुआ, इस बीच हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ने कहा कि एक्स लिमिटेड बंद कर रहे हैं और इसके बदले में आप अब वाई लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ वाई लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे एंड यू विल बी होल्डिंग शेयर्स फॉर वाई लिमिटेड। अब मैंने वाई लिमिटेड के शेयर्स होल्ड किए, इस बात को हुए 2 मंथ्स, और वाई लिमिटेड का IPO आ रहा है, तो इस IPO में तो मैं एलिजिबल ही नहीं होऊंगा ना, 1 ईयर की कंडीशन। इसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट लेकर आया कि नहीं 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 भैया, आप ऑलरेडी पुराने बिजनेस के शेयर्स होल्ड करके रखे हो, पुराने बिजनेस में आप इन्वेस्टेड थे फॉर मोर देन 1 ईयर, तो यहां पे आपको 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश, अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं सारे पॉइंट, 1 पढ़ा 2 पढ़ा, कोई चिंता नहीं है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है देखते हैं कुछ और।
if the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue on the securities held for a period of at least 1 year prior to filing of the draft of a document with the board and further subject to the following. क्या? पहला, that the specified securities being issued out of free reserves and securities premium existing in the books of accounts at the end of the financial year pending the financial year in which the draft of a document has been filed with SEBI. Okay. Such equity share not being utilized, not being issued by utilization of revaluation reserve on unrealized profit. ठीक है? नहीं, आप लोग इतनी जल्दी फ्लिप मत करो, आप लोग वहीं पे रहो. चलो, समझ में क्या है जो फ्लिप कर लिया? इधर आओ. बहुत आसान सी कंडीशन है. थर्ड पॉइंट एक्चुअली सबसे इजी है. ये क्या कह रहे हैं यार? ऊपर हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको कि 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड रखना कंपलसरी है. 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड रखना कंपलसरी है. लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड वाली कंडीशन है ना, ये इस केस में और इस केस में, इन 3 केसेस के अंदर ये 1 ईयर के होल्डिंग पीरियड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी. पहली केस आसान है. अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, या कोई भी एसपीवी है विच इज इंगेज्ड इन इंफ्रा सेक्टर, अगर आप इंफ्रा सेक्टर में है तो आपके ऊपर 1 ईयर की कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी. आप देखोगे जनरली हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एक्सेप्शन में रखा जाता है. नॉर्मल टेन्योर और इंफ्रा कंपनीज के टेन्योर को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. जैसे कि आपने बचपन में एक प्रोविजन पढ़ा होगा कि एक कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है फॉर मैक्सिमम 20 ईयर्स. याद आ रहा है? पर वहां पे भी इंफ्रा कंपनीज के लिए अलग टेन्योर दिया जाता है, अलग. यस. तो इंफ्रा कंपनीज के लिए हमेशा टेन्योर अलग होता है. उसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि नॉर्मल कंपनी के अंदर आपने 1 साल के लिए शेयर्स होल्ड करके रखा, ठीक है, कंपनी को उसका फायदा हुआ होगा. इंफ्रा कंपनी में आपने 1 साल शेयर होल्ड करके रखे, उसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ होगा. तो इंफ्रा कंपनी की अपनी सेपरेट लिमिट्स हैं. अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो 1 ईयर का होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग का लिमिट है वो इंफ्रा कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. और इंफ्रा में भी कौन सी? गवर्नमेंट, द ऑफर ऑफ सेल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन एसपीवी विच इज which is set up and controlled by any one or more of them. भले कोई गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, कॉर्पोरेशन या एसपीवी है, इन सब में से किसी का which is engaged in इंफ्रा सेक्टर. तो एनी गवर्नमेंट कंपनी engaged in इंफ्रा सेक्टर उस पर अप्लाई नहीं होगा. एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी engaged in इंफ्रा सेक्टर उस पर अप्लाई नहीं होगा. या कोई भी कंपनी एसपीवी which is set up and controlled by गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी which is engaged in इंफ्रा सेक्टर, तो उसके ऊपर 1 ईयर की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी. ये पहला रूल. दूसरा ये कह रहे हैं कि 1 ईयर की कंडीशन उस पर भी अप्लाई नहीं करेगी जिसको कोर्ट के ऑर्डर या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से नए शेयर्स मिले और जो पुराना उसका बिजनेस था दैट ही वाज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर. तो 1 ईयर की कंडीशन पहले वो कंप्लाई कर चुका है. तो ये कोर्ट के ऑर्डर से अगर उसको शेयर्स मिले तो ये वापस जो ये शेयर्स मिले इसमें उसको 1 ईयर की कंडीशन अप्लाई करने की, कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी. और लास्ट में सबसे आसान पॉइंट यही है. मान लीजिए मैं वो शेयर्स को हेल्ड करके बैठा था 2 साल से इन्फो एज के पास में 2 साल से एक कंपनी के शेयर्स थे जोमेटो. अब उसका आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ में अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं. इधर स्क्रीन पे आओ. इन्फो एज के पास में मान लो 1000 करोड़ के शेयर्स हैं जोमेटो के और ये इन्फो एज आईपीओ में बेचना चाहता है. ये वो 2 ईयर से होल्ड करके बैठा है तो बिल्कुल एलिजिबल है. 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर से होल्ड करके बैठा है. पर आईपीओ के 6 महीने पहले ही जोमेटो ने बोनस इशू दिया. बोनस इशू में इनको ऐसा इशू दिया, हर व्यक्ति इसके पास 2 शेयर है, उसको 1 शेयर मिला बोनस इशू में. इनके पास मान लीजिए 1000 करोड़ शेयर्स थे. रैदर इन नंबर लेता हूँ और आसान हो जाएगा. इनके पास में मान लीजिए 10 करोड़ शेयर्स थे इन नंबर. अब इनके पास 5 करोड़ और एडिशनल आ गए ना बोनस इशू. पर 10 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो 2 साल से हेल्ड कर रहे हैं. ये 5 करोड़ वाले शेयर्स को तो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही हेल्ड करेंगे ना प्रायर टू आईपीओ. अभी तो प्रॉब्लम हो जाती कि यार 1 ईयर की कंडीशन आपके 10 करोड़ शेयर्स 2 ईयर की जो के लिए एलिजिबल है तो 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई कर रहे हैं. लेकिन ये जो 5 करोड़ वाले शेयर्स हैं तो 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं. इसके लिए एक्सेप्शन लेकर आए कि अगर आपके जो मेन शेयर्स हैं वो 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई करते हैं तो बोनस शेयर्स को 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा. फिर उसमें फर्दर 2 कंडीशन लाए. इफ, अभी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. आप कभी बोनस शेयर्स करते हैं, कैन यू इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व? नो. तो यही बात बोलिए दैट द बोनस शेयर्स शुड नॉट हैव बीन इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट से आपने बोनस शेयर इशू नहीं करना चाहिए. एक कंडीशन. दूसरा, ये इशू होना चाहिए कैसे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो बोनस शेयर्स यहीं से तो होता है. तो उन्होंने बोलते कि आपके फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आपको इशू करना है और आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं करना है तो ही बोनस शेयर्स जो हैं वो 1 ईयर की कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी. दहिया रे दहिया. चलो कोई बड़ी बात नहीं. स्क्रीन पे आ जाओ. सबसे पहले तो क्या कर लो आप लोग, देखो पहली कंडीशन इजी है समझना, तीसरी कंडीशन भी इजी है समझना.
दूसरी कंडीशन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो एक बार के लिए तीनों कंडीशन को रीड करो शांति से, उसको और सिंप्लीफाई करके दूंगा मैं। तीनों कंडीशन को रीड करो, सेकंड को स्पेशली केयरफुली रीड करो एंड सी वेदर यू आर कमिंग क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। हाँ जी जी बंद हो गई तो बहुत सारा लॉस हो सकता है, जैसे जॉब लॉस हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक रेप्यूटेड कंपनी को बोलती है कि तुम इसके शेयर्स दे दो, तो इसके शेयर्स ले लो, ठीक है, तो उसमें तो उसकी ओनरशिप रह गई और इसमें ट्रिब्यूनल की वजह से वो ले रही है शेयर, जी तो फिर भी उसको 1 ईयर की कंप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, यही तो, क्योंकि पुराने शेयर्स, फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर था एक्स लिमिटेड जिसको गवर्नमेंट बंद कर रही है, हाँ ठीक है, तो मैं उसके शेयर्स होल्ड करके बैठा था 10 साल से, 5 साल से या 2 साल से, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद कर रही है तो मुझे शेयर्स वापस दे रही है बी लिमिटेड के। अब बी लिमिटेड में मुझे 1 ईयर कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मतलब अगर वो भी कंपनी चालू है तो ये भी चालू, इसे चालू रखने के लिए उसे बोला गया, तो फिर भी तो भी आप समझिए कंपनी का जो पूरा फंक्शन है वो तो चलता है, लेकिन कंपनी को लीगली मार दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, और अब ये पूरी की पूरी कंपनी विल बी रन बाय बी लिमिटेड ओनली। तो मेरे से ए लिमिटेड के शेयर्स ले लिए जो मैं 3-4 साल से होल्ड करके बैठा था, और मुझे बी लिमिटेड के शेयर्स दे दिए। अब बी लिमिटेड के शेयर्स मैं सिर्फ 2 मंथ से होल्ड कर रखा हूँ और बी लिमिटेड का आईपीओ आया है, तो क्या उसके अंदर मैं ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेच सकता हूँ? तो ये पॉइंट कहता है कि यस, आपको बी लिमिटेड में 1 ईयर की कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे। मैं बताता हूँ वापस अच्छे से, कोई चिंता नहीं है, एक बार आराम से, एक बार आप रीड कर लो खुद से, तो यू विल गेट, थोड़ा सा आप और स्ट्रगल करोगे। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ऑफर फॉर सेल का। रीड किया क्या एक बार? चलो एक बार 100% फोकस के साथ में सिर्फ स्क्रीन पे देखना, और मैं भी कह रहा हूँ नजर हटी दुर्घटना घटी है, ठीक है ना, तो 100% फोकस के साथ स्क्रीन पे देखना और बस ये चेक करो कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। चलो 100% फोकस स्क्रीन के साथ। क्लियर है? यहाँ पे 2 कंडीशन है, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप एंड द शेयर्स मस्ट हैव बीन हेल्ड फॉर 1 ईयर। अब पूरा झगड़ा सिर्फ इस कंडीशन का चल रहा है, इस कंडीशन के झगड़े चल रहे हैं। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस पढ़ चुके हैं उस पे आते हैं। क्या ऑलरेडी इसके एक्सप्लेनेशंस हम पढ़ चुके हैं? इसका एक एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा कि जो 1 ईयर का टेन्योर होता है, बताओ क्या किसके पहले हो जाना चाहिए? डीओडी के पहले। तो 1 ईयर शुड बी कंप्लाइड, आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रायर टू, कि आपका जो 1 ईयर का टेन्योर है इट हैज टू बी कंप्लीट प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा बस एक ही कंडीशन है। चलो एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद में आया इन केस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कि अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की बात आ जाती तो क्या करेंगे कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, क्या हम उस कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की ऑफर फॉर सेल में दे सकते हैं? नहीं। हमने पढ़ा कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के अंदर 2 पॉइंट है ध्यान रखने के। पहला पॉइंट
must be converted prior to draft of a document, और ब्रैकेट में हमको पता है एक और बात कि भैया प्रायर टू ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दो तो बेस्ट है, या फिर और ऑफ अ डॉक्यूमेंट विथ एडिशनल डिस्क्लोजर्स। बहुत इजी बात हो गई है, ठीक है। तो मस्ट बी कन्वर्टेड प्रायर टू दिस और ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद एडिशनल डिस्क्लोजर। और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है दैट टेन्योर ऑफ holding of convertible security is also eligible for 1 year. सबसे पहले एकदम शांति से पढ़ो कि ये अपन ने जो पढ़ा उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है। यहां तक आई होप यू आर ऑल विथ मी। एकदम कंफर्टेबल है। अब हमने क्या पढ़ा पता है? अब हमने पढ़े हैं ये जो 1 ईयर का टेन्योर है ना, इसी की नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये जो 1 ईयर की नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ी हमने, दिस 1 ईयर का टेन्योर इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। 1 ईयर का टेन्योर जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कब नहीं होगा? सबसे पहला पॉइंट, इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या फिर कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेशन या एसपीवी विच इज कंट्रोल्ड हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एनी कंपनी, कॉर्पोरेशन और एसपीवी कंट्रोल सेटअप बाय गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बोलो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वर्ड कर देते हैं यहां पे भी। तो एनी गवर्नमेंट कंपनी और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन और एसपीवी विच इज हेल्ड कंट्रोल्ड बाय कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विच इज engaged in इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बात खत्म। अब बात समझ में आ रही है क्या? मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर 1 ईयर अप्लाई नहीं होगा। कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर 1 ईयर अप्लाई नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा एसपीवी है जो कि ये गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं सेट किया है, विच इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी 1 ईयर अप्लाई नहीं होगा। तो कीवर्ड हियर इज व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी तो उस पर 1 ईयर अप्लाई नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, उस पर 1 ईयर अप्लाई नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट इजी। सेकेंड पॉइंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड है, कॉम्प्लिकेटेड टू राइट है। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? एनी इक्विटी शेयर ऑफर्ड फॉर सेल इफ दे वर अक्वायर्ड परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी स्कीम थी जो हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की, उसके कारण आपको कोई शेयर्स मिले हैं। इन ल्यू ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड कैपिटल, बदले में आपसे आपका बिजनेस या कैपिटल ली गई है, विच यू आर होल्डिंग, विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर प्रायर टू अप्रूवल ऑफ सच स्कीम। तो इफ यू गॉट एनी इक्विटी शेयर, आपको कोई इक्विटी शेयर मिला है बाय द अप्रूवल ऑफ एनी स्कीम बाय हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बदले में आपने जो अपने शेयर्स दिए या बिजनेस दिया है, दैट यू आर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। रुक जाओ। सेकेंड, कब अप्लाई नहीं होगा 1 ईयर का पीरियड? अगर आपके पास में कोई ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आपके कोई ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं विच यू हैव रिसीव्ड, ये इक्विटी शेयर आपको मिले हैं, ये इक्विटी शेयर आपको मिले हैं और बदले में आपने दिया है अपना बिजनेस या फिर कैपिटल विच यू आर होल्डिंग फॉर 1 ईयर। जो आप 1 ईयर तक होल्ड कर रहे थे, और ये किसने किया है? दिस इज थ्रू अ स्कीम, जो कि स्कीम या तो ट्रिब्यूनल ने या फिर हाई कोर्ट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। तो एक ऐसी स्कीम जो हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, और स्कीम में आपको इक्विटी शेयर्स मिले हैं,
उस स्कीम में आपको इक्विटी शेयर्स मिले हैं, तो ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, इन इक्विटी शेयर्स पे आपको 1 ईयर कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बिजनेस को तो 1 ईयर तक होल्ड करके बैठा हूं, अब आप ऐसे तो बार बार गवर्नमेंट घुमाती रहेगी और मुझे वापस 1 ईयर कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कोई इक्विटी शेयर्स मिले हैं बिकॉज ऑफ एन स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, और उसमें जो मेरा बिजनेस उन्होंने लिया, जो शेयर्स उन्होंने लिए, दैट आई वाज ऑलरेडी होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, देन आई नीड नॉट कंप्लाई अनदर पीरियड ऑफ 1 ईयर विद द न्यू इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा है क्या सब? बहुत जबरदस्त पॉइंट। और लास्ट पॉइंट इजी है, if the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue, मुझे बोनस इशू के तौर पे इक्विटी शेयर्स मिले हैं, एंड बोनस इशू मुझे जिन सिक्योरिटी के कारण मिले, ऑन द सिक्योरिटी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो 1 ईयर कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, इफ एट ऑल बोनस शेयर्स received on security held for minimum 1 year। अब यहाँ पे उन्होंने 2 और कंडीशंस लिखी, वो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 2 कंडीशन क्या है कि ये आपको जो बोनस इशू हुआ है ये आपका फ्री रिजर्व से हुआ जाना चाहिए, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से होना चाहिए, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं होना चाहिए। फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से होना चाहिए, ये आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं होना चाहिए। एज इजी एज दैट। खत्म हो जाती बात यहाँ पे। एंड दिस इज द एंटायर टॉपिक ऑफ एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। तो कैसा है कि सबसे पहले, अब यहाँ पे प्रोफेशनल में बात यही है कि प्रोफेशनल में आपको ये समझाया नहीं गया कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है, उन्होंने सीधा आपको दे दिया कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। और प्रैक्टिकली भले हम कितना भी रायता घुमा लें, पढ़ लें, हमने पढ़ा 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट के एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हैं, बट प्रैक्टिकली पढ़े हमने 2 ही पॉइंट हैं कि ऑफर फॉर सेल अगर कभी भी करना है तो 2 और चीज़ों को ध्यान रखना है। शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप। मुझे एक बार बताओ, अगर ऑफर फॉर सेल नहीं है, नॉर्मल आईपीओ है, तब भी तो शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप। तो प्रैक्टिकली तो वो भी कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में आता है। तो एडिशनल कंडीशन एक ही पढ़ी हमने कि अगर कोई ओएफएस आ रहा है आईपीओ के अंदर, तो उस व्यक्ति को शेयर्स होल्ड करना होगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अब इस 1 ईयर के खूब एक्सप्लेनेशन से जो हमने पढ़े। आई होप यू आर ऑल विद मी। Yes, and that is the first topic for the day, additional conditions for OFS। चलो, इसके बाद में इन्होंने और भी कुछ लिख के दिया है, बट ये लाइट है, ये आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा है। आ जाते हैं यहाँ पे, स्पिनिंग ऑफ अ डिविजन एंड पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप फर्म रीड कर लेते हैं। In case of an issuer which has been a partnership firm or a LLP, the track record of distributable profit of partnership firm or the LLP shall be considered only if the financial statement of the partnership business for the period during which the issuer was a partnership firm conforms to and revised in the format prescribed for companies and the Companies Act, and also comply with the following. Adequate disclosure are made in the financial statement as required to be made in the format prescribed under Companies Act। Companies Act के हिसाब से डिस्क्लोजर हुए हैं, and financial statements are duly certified by a chartered accountant saying कि ये शेड्यूल 3 के हिसाब से हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, और ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रुको तो सही, मैं क्या कर रहा हूँ। स्पिनिंग ऑफ अ डिविजन, इन केस ऑफ एन इशूअर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ डिविजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द डिविजन स्पन ऑफ शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप ऑफ एन एलपी आर कंप्लाइड विद। सर नई बात कर रहे हैं हम आपसे, आप अकेले अकेले पढ़ते हो क्लास में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पढ़ा है ना, एक्सप्लेनेशन ऑन पेज, उसका पेज नंबर क्या है जो अपन ने पूरा मैंने रीड किया अभी, 1.10। अगर आप एग्जीक्यूटिव में भी याद करो तो एग्जीक्यूटिव में भी वहाँ पे था। उनका कहने का क्या मतलब होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए आप ये जो 3 करोड़ ले रहे हो, ये जो नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ ले रहे हो, या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ ले रहे हो, इसके अंदर मान लीजिए आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे और फिर आप कन्वर्ट होकर कंपनी बने हो, तो आपका क्या प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म लेंगे क्या? याद दिलाता हूं, मान लीजिए आई वॉज अ पार्टनरशिप फर्म इन ईयर 1, इन ईयर 2 आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इन टू अ कंपनी, एंड इन ईयर 2 and 3 आई वॉज अ कंपनी, इन ईयर 4 आई वॉन्ट टू कम अप विद एन आईपीओ। तो अगर मैं आईपीओ में आ रहा हूं तो मेरा नेटवर्थ ऑफ लास्ट 3 years शुड बी 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज शुड बी 15 करोड़, राइट, नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 3 करोड़। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पिछले 3 साल को जब मैं देखता हूं तो 2 साल तो मैं कंपनी था, ठीक है, उसके पहले साल तो मैं पार्टनरशिप फर्म था ना, तो क्या मैं मेरे पार्टनरशिप फर्म के डेटा को, या फिर अगर मैं पहले एलएलपी था तो उसके डेटा को कंसिडर कर सकता हूं या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। याद आया कुछ एग्जीक्यूटिव में था ये? यस। तो हम क्या उस पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के डेटा को कंसिडर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज आप कर सकते हैं, अगर
आप वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट कहता है कि आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए हैं, जब आप पार्टनरशिप थे तब भी आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया है, एंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ओनली देन यू कैन यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम एन एलएलपी। अरे लॉजिक समझो एकदम आराम से। जब आप कंपनी होते हैं तब कंपनी के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं कंपल्सरीली। पार्टनरशिप फर्म क्या बनाता है? अरे आप खुद सोचो ना, अगर आपके घर परिवार में पार्टनरशिप फर्म देखोगे, अरे भाई सब भगवान भरोसे चलता है, कुछ अकाउंट्स नहीं, कुछ नहीं होता है। अब जब आप पार्टनरशिप फर्म थे, जब आपके कोई अकाउंट्स ही नहीं थे, ईयर 2 और 3 में आप कंपनी है, और आप ईयर 4 के अंदर जब आईपीओ लेकर आ रहे हैं, यू वांट टू यूज द रिकॉर्ड्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म सेइंग कि देखो तब भी हमारा नेटवर्थ 1 करोड़ था। गवर्नमेंट क्यों मानेगी? आपने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन ही नहीं किए थे ना कुछ, आपकी बैलेंस शीट रिलायबल तो है ही नहीं, क्योंकि ऑडिट ही नहीं होता उसका। तो इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि अगर आप पहले कभी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी थे, आप उस टाइम के रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, ओनली इफ आपने उसको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनवाया वापस। चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, और साथ में ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करते हैं। ओनली देन यू कैन यूज द डेटा ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुपर एक्सप्लेनेशन है, कोई एग्जाम रिकॉर्ड से काम का नहीं होता, बट हाँ हमें पता होना चाहिए एक चीज। दूसरा सर, ये डिवीजन स्पन ऑफ वगैरह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक डिवीजन है, अब वो अलग हो गया है, वो अलग हो चुका है, और वो अपना आईपीओ वगैरह लाना चाहता है, तो ला सकता है क्या? तो वापस वही पॉइंट है, देखो वहां पे क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज 1.10 लिखा है, एंड दिस इज 1.4। एक्सप्लेनेशन फॉर 1.4, ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहले ये लिखा था, अब एक बार रीड करो तो समझेगा। इन केस ऑफ एन इशूअर विच हैज बीन अ पार्टनरशिप फर्म और अ एलएलपी, the track record of distributable profit of the partnership or LLP shall be considered only if financial statements of the partnership business for the period during which the issuer was a partnership firm confirms to and are revised in the format prescribed for companies। आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे, आपने तब उसके हिसाब से रिकॉर्ड बनाया होगा, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अनलेस आप उसको रिवाइज करो जैसे कि एक कंपनी बनाती है अंडर कंपनीज एक्ट। एंड आपको कंप्लाई करना है क्या? कंपनीज एक्ट के साथ, डिस्क्लोजर के साथ। और चार्टेड अकाउंटेंट कहेगा दैट आपके जो, जब आप पार्टनरशिप थे तब के भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 याद है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है अपना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हो आप, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी आप उस पार्टनरशिप के उस ईयर के रिकॉर्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या पक्की बात? चलो, स्पन ऑफ वाली बात क्या है? In case of an issuer formed out of a division of an existing company, the track record of distributable profit of the division spun off shall be considered only if requirement regarding financial statement as provided for partnership firm are complied with। Same कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक डिवीजन है पैराशूट, पैराशूट हेयर ऑयल आता है ना, वो उसी का एक डिवीजन है। तो कल को पैराशूट हेयर ऑयल बोलता है कि नहीं, हम हमारी अलग कंपनी बना रहे हैं पैराशूट लिमिटेड, और हम उसका आईपीओ लाना चाहते हैं, तो पैराशूट लिमिटेड सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर से अलग होगा, और उसके बाद में पैराशूट लिमिटेड आके अपना आईपीओ करना चाहता है। तो ऐसा समझ लो, मान लो पिछले 3 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 के अंदर अगर वो आईपीओ ला रहे हैं, तो उनका ईयर 1 के अंदर वो HUL का ही पार्ट थे, उसके बाद में वो अलग हुए, सेपरेट हुए, और यहाँ पे सेपरेट हुए, और यहाँ पर वो ला रहे हैं आईपीओ। अब उनके पिछले 3 साल के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो उनके सेपरेट अकाउंट्स हैं, यहाँ पे उनके सेपरेट अकाउंट्स हैं, यहाँ पे तो उनके कुछ अकाउंट्स नहीं होते, HUL के अंदर थे। तो फिर क्या ईयर 1 के रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया जाएगा? क्या किया जाएगा? अगर आप ईयर 1 के रिकॉर्ड्स बनाते हो, सारे डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने अपने सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं आपके सेपरेट रिकॉर्ड्स, और ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं आपके सेपरेट रिकॉर्ड्स, तो HUL का जो आपका सेपरेट डिवीजन तब था, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर कैसे कंसिडर होता है? HUL अगर मान लीजिए अपनी रिपोर्ट बनाता है, तो उसमें पैराशूट की सेल्स लिखता होगा से 500 करोड़, प्रॉफिट से 50 करोड़, तो आप वो अपना रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और अपने रिस्पेक्टिव सेल्स को लेकर एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने होंगे फॉर ईयर 1। अब ये पूरे प्रिजम्पटिव बेसिस पे बनेंगे, क्योंकि तब तो आपका HUL के साथ में बना होगा ना, मैं क्या बोलूं, समझ में आ रहा है? उसको पूरा रिवाइज्ड आपको बनाना होगा एज पर कंपनीज एक्ट, जैसे कि तब भी आप एक सेपरेट कंपनी थे। अगर आप ये बना लेते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई कर लेता है, तो आप अपने स्पिन ऑफ वाले डिवीजन के भी रिपोर्ट्स को, डेटा को यूज कर सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक बहुत ही ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो कि
उस टाइम पे जो हमने डेटा पढ़े थे उसको यूज करने के लिए काम आता है। अगर कोई कंपनी इस केस में, इस कैटेगरी में फॉल करती है कि अभी तो मैं सेपरेट कंपनी हूं, लेकिन पहले मैं सेपरेट कंपनी, मैं पहले पार्टनरशिप थी, एलएलपी थी, या मैं किसी बड़ी कंपनी के पार्ट थी, तो मैं उस समय का डेटा यूज कर सकता हूं क्या? मैं उस समय का डेटा यूज कर सकती हूँ दैट कंपनी, तो वो कर सकता है अगर वो इन पॉइंट्स को कंप्लाई करता है तो। समझ में आ रहा है ना? आसान है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे अभी तुरंत लिख लो इस पार्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन फॉर 1.4, एक्सप्लेनेशन फॉर 1.4, एक्सप्लेनेशन फॉर 1.4, एक्सप्लेनेशन फॉर 1.4, और 1.4 पे आके लिख दो एक्सप्लेनेशन ऑन 1.10, एक्सप्लेनेशन ऑन 1.10, किसका एक एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है वो 1.10 पे। वैसे बहुत छोटा सा है सर, इतने साल हो गए ना एग्जीक्यूटिव ना प्रोफेशनल पे इसको ऐसा कोई यूज नहीं किया गया है, बट हाँ वर्थ मेंशनिंग है। चलो लिख लिया सबने? मुझे एक बात बताओ, वहां पे एक चीज लिखी थी ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या होता है? कोई मिस्टेटमेंट नहीं है उसके अंदर। कोई मिस्टेक नहीं है, सही बताना। not been manipulated, schedule नॉट बीइंग, manipulated. नॉट बीइंग मैनिपुलेटेड, ओके। सर शेड्यूल 3 के हिसाब से बना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए, तो ये अज्यूम किया जाता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रिज्यूम किया जाएगा अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करते हैं, अगर आप अपना सारे डिस्क्लोजर्स कंप्लाई करते हैं तो आपको माना जाता है। चलो ऐसे ही निकलते हैं थोड़ा सिलेबस के बाहर। हर जगह पे आप पढ़ोगे, स्पेशली आई थिंक आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप ट्रू एंड फेयर व्यू तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एकदम शांति समझते हैं कि कंसेप्ट क्यों लाया गया ट्रू एंड फेयर व्यू का। कहाँ पे हो रहा है? अपने ही हो रहा है क्या? ओके, पालकी आई एज एन, ओ वो टेम्पररी वाला, ठीक ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मस्त, इधर आओ, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं हम लोग। मस्त 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 मस्त, आ जाओ। कैसा होता है यारों, आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है एकदम मस्ती से, कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो कंपनी डेली के रिकॉर्ड्स बनाती होगी ना। रिकॉर्ड्स बनाना तो कंपलसरी है। कोई भी कंपनी एग्जांपल लेते हैं बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार आज अपने इतने, बिग बाजार नहीं, अपन और बेहतर एग्जांपल लेते हैं, अपन लेते हैं डीमार्ट, डीमार्ट का एग्जांपल। आप डीमार्ट जाते हैं, आप जाते हैं डीमार्ट और वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे 10 रुपये का लाइफ बॉय चाहिए। आप वो लाइफ बॉय लेते हैं 10 रुपये का और बाहर आते हैं, उसको 10 रुपये का नोट देते हैं या अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या गूगल पे करते हैं, वो आपको 10 रुपये का बिल बना के देता है। मैं थोड़ी बोलता है किराने की दुकान वाला थोड़ी के ले जाओ, वो 10 रुपये का बिल बना के देता है। मतलब वो उस टाइम पे एक अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में लाइफ बॉय। सही बात है। एक दिन में अपने जैसे 1000 कस्टमर आते हैं, हर एक व्यक्ति हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट लेता है। एक दिन में एक डीमार्ट का स्टोर नई नई करके भी 10,000 एंट्रीज करता होगा। सही है, वो स्कैन करते रहते हैं, उनका तो ऑटोमेशन होता है पूरा, 10,000 एंट्री करता होगा एक दिन में। ऐसे ऑल ओवर इंडिया हंड्रेड्स ऑफ डीमार्ट स्टोर होंगे, मतलब डेली का डीमार्ट का क्रोर्स ऑफ एंट्रीज होती होगी, और अपन उसको कन्वर्ट करते हैं मंथली ईयरली, तो साल के एंड में तो मतलब अपन बिलियंस ट्रिलियंस एंट्रीज होती है उनकी। अब एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, डीमार्ट के शर्ट आप खरीद सकते ना, एवेन्यू मार्ट करके लिस्टेड है कंपनी, राइट? तो एवेन्यू सुपरमार्ट करके जो कंपनी लिस्टेड है, अगर आप उसके शेयर खरीदते हैं मतलब आपने डीमार्ट में इन्वेस्ट कर दिया। ये व्यक्ति है शेयर होल्डर, ठीक है? ये व्यक्ति का नाम देते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट, ठीक है, मतलब डीमार्ट। अब ये व्यक्ति ने पैसा लगाया कंपनी में, तो ये चाहता है ना कि मुझे पूरा रिकॉर्ड मिलना चाहिए कंपनी में, बिजनेस में क्या चल रहा है। अब वो आया ईयर एंड पे जनरल मीटिंग में, कंपनी उसके सामने रख देगी पूरे के पूरे थैले के थैले, चेक कर लो कितने लाइफ बॉय बिके। अरे मतलब आप जाओ और चेक कर लो ना कि ये आपका डेटा है पूरा अच्छा है। क्या कोई शेयर होल्डर वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। आप डेटा, आप लेजर चेक, लेजर पता है ना सबको, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, आप जर्नल और लेजर किसी कंपनी का चेक ही नहीं कर सकते। आप क्या पूरा दुनियादारी छोड़ के वहां बैठ जाओगे तो भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा एंट्रीज होती है आज की तारीख में। उसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनता है और इससे आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका अपना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और इसके बाद में आपका बैलेंस शीट आता है, ठीक है? अच्छे समझना, ट्रेडिंग पीएनएल इज फॉर अ पीरियड। आप कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर देखोगे तो लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर
ऐसा 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 एंडिंग, तो वो एक ईयर का होता है, पीरियड का होता है। बट बैलेंस शीट एक पीरियड की नहीं होती है, बैलेंस शीट इज एज ऑन अ डेट। तो कभी बैलेंस शीट बनती है वो एज ऑन अ डेट बनती है, और पीएनएल बनता है एक पीरियड का। तो प्रैक्टिकली ये जो क्रोर्स ऑफ पेजेस होते हैं, अगर मैं एक्चुअली डीमार्ट की बात करूं तो डीमार्ट के जर्नल के क्रोर्स ऑफ पेजेस होते हैं। उन क्रोर्स ऑफ पेजेस को कुछ लैक ऑफ पेजेस में लेजर पोस्टिंग में उतारा जाता है, फिर उसको कुछ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है, और फिर जाके उसको कुछ 10-15 पेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये भरोसा कराया जाता है कि हे शेयर होल्डर, आप सिर्फ क्या देख लो, आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, और ये भरोसा कर लो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही सारी जर्नल एंट्रीज हुई है। आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो 10-15 पेज का, और आप ये भरोसा कर लो कि इसी हिसाब से पूरी पोस्टिंग हुई होगी। तभी तो हर एक कंपनी में कंपल्सरीली स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और ये चेक करता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है ये इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही बना है या नहीं, एंड ये चेक करता है वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जर्नल एंट्रीज हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की हैं, इनका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे ना वो 10 पेज। पता चले हमारी कंपनी की हालत बहुत खराब है एक्चुअली, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर अच्छा 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 दिखा रहे हैं, नहीं चलेगा। सो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और नॉट, दैट हैज टू बी चेक्ड। और ये ड्यूटी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। चार्टर्ड अकाउंट चेक करता है कि हाँ, ये मतलब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा उसको उससे कंपनी का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी इसकी हालत बहुत खराब है, येस बैंक उसकी हालत खराब, वीडियोकॉन उसकी हालत खराब है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझना चाहिए कि उसकी हालत खराब है, ट्रू एंड फेयर व्यू। कोई कंपनी इज डूइंग वंडरफुल, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझना चाहिए। मुझे बताओ आईटीसी कैसा लगता है आपको, अच्छी परफॉर्म कर रही है, बुंदा परफॉर्म कर रही है? आईटीसी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट कंपनी है जनता की इंडिया में, क्योंकि आईटीसी बढ़ता धीरे धीरे, डिविडेंड देता है जबरदस्त। जो आईटीसी के शेयर होल्डर, इट इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, बहुत जबरदस्त डिविडेंड देता है आईटीसी। लेकिन अगर आईटीसी के आप एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करोगे तो आईटीसी के 80% बिजनेसेस लॉस में। 80% आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस है। आशीर्वाद आटा आईटीसी, क्लासमेट नोटबुक आईटीसी, लाइफ बॉय आईटीसी का है, ओके। और ये एक जॉन एंड विल्स करके क्लोथिंग ब्रांड है, वो भी आईटीसी का है। आईटीसी के होटल्स हैं बड़े बड़े, आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस है, पर 80% ऑफ आईटीसी बिजनेस इज इन लॉस। और आईटीसी का सबसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है सबसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तो आईटीसी आज की तारीख में उसका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इतना जबरदस्त प्रॉफिट मेकिंग है कि वो इस लॉस को एडजस्ट कर लेता है। तब जाके आईटीसी इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ ग्रेट कंपनी। अब सबसे बड़ा रिस्क आईटीसी क्या कैरी करता है कि अगर कल को सरकार मूड पे आ गई, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो स्टेट वाइज खेलते हैं, सेंट्रली नहीं खेलेंगे, बट भरोसा नहीं है। अगर कल को इनके ऐसा कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन, इतने बिजनेस हैं लेकिन उनकी इतनी ओवर डिपेंडेंसी टोबैको बिजनेस के ऊपर कि अगर एक गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लिया है कि भारत में टोबैको नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये पूरा उनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जाएगा एंड कंपनी विल रिजल्ट इनटू अ लॉस मेकिंग कंपनी। नाउ दैट रिस्क इज देयर ना, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए कि इस कंपनी के इतने बिजनेसेस हैं और हर बिजनेस का इतना कंट्रीब्यूशन है। आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनते हैं और साथ में एक स्टैंड अलोन भी बनते हैं, तो आपको हर एक का स्टैंड अलोन भी दिखेगा, तो वहां पे टोबैको बिजनेस का स्टैंड अलोन दिखना चाहिए और ये होटल बिजनेस वगैरह का भी स्टैंड अलोन दिखना चाहिए कि हाँ यार ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट होगा या ठीक है, लेकिन भाई पूरा प्रॉफिट यहां से आ रहा है, ये सब लॉस मेकिंग है, ये सब लॉस मेकिंग है। तो वहां पे वो कैलकुलेशन समझना आता है कि ये कंपनी भले ही हमें कितना भी अच्छा लग रहा है, रिस्की तो है ना, कल को एक बिजनेस पे इतनी ओवर डिपेंडेंसी है उनकी। So that's how the meaning of true and fair view is very simple, that your financial statements should show a true and fair view of the affairs of the business. अच्छा, और यहीं पे जो हम कहते हैं ना फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉड करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यही फ्रॉड करते हैं कि वो लोग बिना चेक किए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके दे देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने साइन किया, इसका मतलब क्या है कि इसकी सारे जर्नल एंट्रीज हमने चेक किए और वही यहाँ पे समरी दिखा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं सत्यम का फ्रॉड, तो सत्यम के फ्रॉड में सत्यम का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो थे पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, तो वो लोग थे, तो वहां पे उनके 2 डायरेक्टर्स को निकाल दिया गया था
क्योंकि दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि अगर सत्यम के अंदर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट, बट एक्चुअल कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, तो भाई ये तो ड्यूटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की थी ना कि वो चेक करें दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो उन्होंने चेक नहीं किया कुछ भी। उन्होंने अपने बुक्स में दिखाया था उनके कुछ 5000 एम्प्लॉइज हैं और कुछ भी नहीं, 500 एम्प्लॉइज होंगे, 5000 एम्प्लॉइज उन्होंने दिखा रखे थे। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी थी ना, वो चेक करे कि आपने सैलरी अकाउंट खोले कहाँ से, क्या चल रहा है, पर उन्होंने चेक नहीं किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही चलते रहे एंड तब वो फ्रॉड आगे बढ़ा। फिर कमिंग बैक टू आवर पॉइंट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेसिक ड्यूटी रहती है टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर उसने साइन करके दे दिया तो हम मान लेते हैं, और उसी प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, इसने साइन कर दिया तो मान लेते हैं दैट द कंपनी इज लॉ कंप्लायंट। ऐसा अपना अपना रूल है। चलो आसान रखते हैं लाइफ को भी, मस्ती में चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसी फ्लो में एक गरीब सा टॉपिक है इशू ऑफ वारंट। ये टॉपिक इतना गरीब है कि इसमें आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, फटाफट से देखो इसको। इशू ऑफ वारंट, हेलो, यस वी विल। तो वारंट अगर कभी भी इशू कर रहे हैं, द टेन्योर ऑफ द वारंट शेल नॉट एक्सीड 18 मंथ्स। के टेन्योर वारंट का 18 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अलॉटमेंट एंड आईपीओ। कि आपने अगर वारंट अलॉट किया है तो वारंट उसके 18 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 18 मंथ से ज़्यादा का टेन्योर नहीं होना चाहिए। बहुत आसान। नेक्स्ट, अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मे हैव वन और मोर वारंट अटैच टू इट। एक सिक्योरिटी के साथ में मल्टीपल वारंट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं कि मान लीजिए आज आपने एक बॉन्ड इशू किया और उसके साथ में आपने 2 वारंट दे दिए कि ये आपने बॉन्ड बेचा और साथ में दिया वारंट नंबर 1, वारंट नंबर 2। वारंट 1 गिव्स यू अ राइट टू बाय एन इक्विटी शेयर एट 400 से आफ्टर 4 मंथ्स। वारंट 2 गिव्स यू अ राइट टू बाय प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 2 मंथ्स एट अ स्पेसिफाइड रेट। तो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में मल्टीपल वारंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, द प्राइस और फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वारंट शैल बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि आज आप वारंट दे रहे हैं, तो वारंट का मतलब क्या होता है, हमने जो बेसिक्स में पढ़ा, वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ राइट टू बाय एन इक्विटी शेयर। तो अगर आज मान लीजिए एक कंपनी है, वो वारंट इशू कर रही है और वो कह रही है कि 6 मंथ्स के बाद में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगा एक एट 200 रुपीज पर शेयर। तो ये 200 रुपीज पर शेयर क्या हो गई, एक्सरसाइज प्राइस। कि आपको 200 रुपए दोगे हमें तो हम आपको इक्विटी शेयर दे देंगे। पब्लिक क्यों इसमें इंटरेस्टेड होता है कि मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है ना, तब मार्केट प्राइस 250 होगा, 300 होगा और हमें 200 में मिलेगा अगर हमारे पास में ये वारंट है। ये वारंट दिखा के हमको 200 में मिलेगा। 200 रुपीज आपको तब भी देने पड़ेंगे बट ये वारंट दिखा के मिलेगा। तो व्हाट हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब एडवांस, इट हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट व्हाट, द एक्सरसाइज प्राइस। या फिर एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा एग्जैक्टली एक्सरसाइज प्राइस नहीं बता सकते, तो यू हैव टू डिटरमिन अ फॉर्मूला टू डिटरमिन द एक्सरसाइज प्राइस। तो आपको एक एक्सरसाइज प्राइस पहले से बता देनी होती है कि इस प्राइस पे आपको वारंट मिलेगा, इस प्राइस पे आपको शेयर मिलेगा। जैसे कि ओला ने किया था, ओला ने 500 रुपए ले लिए, बोला आपको हमारी ई बाइक देंगे, कितने पैसे में पता नहीं। हाँ, ओला ने इंडिया में जब लॉन्च किया था ई बाइक तब उन्होंने कहा था कि आप 500 रुपीज में रिजर्व कर सकते हो और आपको बाइक कितने में आएगी ये बताया नहीं था। ये उन्होंने बहुत टाइम बाद बताया, पर उन्होंने बस एक प्रोविजन ये रखा था कि अगर हम जब प्राइस बताते हैं तब आपको नहीं लेना है तो आप 500 रुपीज वापस ले लेना एज इट इज आपके। अब उन्होंने क्या गेम खेला, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को क्या लगता है यार मैं बुक नहीं कराया फिर बाद में मिलेगी नहीं, तो जनता ने 500 रुपये, इतनी बड़ी बुकिंग हुई। ओला के पास जो टेक्नोलॉजी है वो शायद बाकी कंपनी से बहुत बुरी है, पर उनकी स्ट्रैटेजी इतनी भारी रही कि उनके पास प्री बुकिंग इतनी थी जितनी 5-5 साल से एग्जिस्टिंग कंपनी से सेल नहीं किया होगा, इतनी उनके पास प्री बुकिंग हुई थी। बिकॉज जनता का जाता क्या है, 500 रुपये देने का और गाड़ी बुक हो गई है। गाड़ी लेने के लिए, बच्चे लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, पर हम बुक करा के बैठे गाड़ी। गाड़ी कितने की पता नहीं है हमको, गाड़ी कितना किलोमीटर रेंज कुछ नहीं पता है हमको। हमको पता है कि ओला हमें एक बाइक देगा और उसके अभी तक उसने हमसे सिर्फ 500 रुपये लिए। सो दैट्स द प्रॉब्लम। फिर लोगों ने बुक की, फिर बहुत सारे लोगों ने उसके रिफंड क्लेम कर देंगे, बात अलग है। तो इसी प्रकार से वारंट में भी रहता है कि, लेकिन वारंट में रूल क्या है, आपको अपफ्रंट इनिशियली बताना पड़ेगा कि फाइनली आपको वो शेयर कितने में मिलने वाला है। एंड साथ में यू हैव टू कलेक्ट एटलीस्ट 25% of the consideration amount based on the excise price shall also be received upfront.
अपफ्रंट मतलब अभी के अभी, एडवांस। तो आप जब वारंट इशू कर रहे हो तब आपको एक्साइज प्राइस भी बताना कंपलसरी है और उसका 25% कलेक्ट करना भी कंपलसरी है। बहुत आसान सा, एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ा होगा, वापस पढ़ रहे हैं। In case the warrant holder does not exercise the option to take equity share against any of the warrant held by the warrant holder, अगर warrant holder को लगता है कि नहीं यार मुझे equity share नहीं लेने, in case the warrant holder does not exercise the option कि यार उस warrant में लिखा था that you will get equity share at what price 400, yeah market price is 350, why do I buy at 400? I don't want to buy. So if any person decides not to buy the share, not to exercise the warrant within 3 months from the date of payment of consideration, अब यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन होता है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का मतलब जो आपने 25% दिया उसकी बात नहीं हो रही है, जो ड्यू डेट आएगी 75% पे करने की। तो एक दिन गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कंपनी आती है और वो आपको बोलती है कि आपने 25% दे रखा है, अब समय आ गया है 75% देने का और ये शेयर ले लेने का। 4 मंथ 6 मंथ्स हो चुके हैं, तब जो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का डेट आया है उसके 3 महीनों के अंदर अगर आपने 75% नहीं दिया तो जो आपने 25% पहले दिया है, such consideration made in respect of such warrant shall be forfeited. forfeited ऐसा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे कि हम कोई भी एक शेयर लेते हैं, मैंने आपको कौन सा शेयर बोला था, टाटा स्टील बोला था ना मैंने क्लास में कि बहुत प्यारा शेयर है, गिरने वाला है। टाटा स्टील, देखते हैं आज क्या हालत है टाटा स्टील की। LIC की बात मत करो यार, टाटा स्टील चलो 5% गिरा आज, ठीक है। अब आप समझ लो कि मान लीजिए टाटा स्टील 4 दिन पहले कितना था, 3-4 दिन पहले, चलो बहुत मेहनत हो जाएगी, ठीक है। आप समझ लो कि वो अराउंड 950 के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो आज टाटा स्टील अभी भी मार्केट चल रहा है ना, अभी तो 5.6% के आसपास गिरा है, ऐसा समझो 5.5% के आसपास गिरा है। तो मान लीजिए टाटा स्टील ने डिसाइड किया होता कि हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं और साथ में एक वारंट दे रहे हैं, ठीक है। वारंट के तहत आप 1 ईयर के बाद शेयर खरीद सकते हो एट द प्राइस ऑफ 800 रुपीज, 800 रुपए में आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है। हमने वारंट ले लिया, अब 800 रुपए में शेयर मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स। 800 में से 200 तो अभी देने पड़ेंगे ना, 25% ऑफ द मनी हैज टू बी गिवन अपफ्रंट। नाउ एज एन इन्वेस्टर यू विल डिसाइड कि आपको ये सट्टा खेलना है कि नहीं खेलना है। अगर आपको लगता है कि यार आफ्टर 1 ईयर इसकी प्राइस 800 से कम हो सकती है, देन यू विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन इट और आप अपना 25% ब्लॉक ही नहीं करोगे। और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार 1 साल बाद तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, 1500 रुपये हो जाएगी, अपन वारंट ले लेते हैं, तो आपने 200 रुपीज़ देके वारंट ले लिया है। आफ्टर 1 ईयर आपको बैलेंस देना है, दैट इज 600 रुपीज़, और आपको 800 में शेयर मिल जाएगा। बट इफ आफ्टर 1 ईयर द प्राइस ऑफ द शेयर इज 500, 400, 300, विल यू एक्सरसाइज द वारंट? नो। देन जो आपका डेट ऑफ पेमेंट आया बैलेंस 75% का, वहाँ से 3 महीने के अंदर अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका फर्स्ट पेड 200 क्या हो जाएगा? फॉरफीट। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सो दैट इज ऑल अबाउट वारंट। टाटा स्टील ने तूफान मचा रखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है नहीं मेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ जाओ। 50 रुपये डिविडेंड नहीं, डिविडेंड तो उन्होंने 3-4 दिन पहले उनका कट ऑफ डेट निकल गया ना, था तब। यस 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 यस, इट इज एक्सपेक्टेड। अभी टाटा स्टील में क्या 2-3 चीज़ें होने वाली है। तो टाटा स्टील का एक तो डिविडेंड गया अभी थोड़े टाइम पहले, उसके अलावा एक स्प्लिट होने की पॉसिबिलिटी चल रही है। टाटा स्टील के शेयर्स को स्प्लिट करेंगे, और अदरवाइज भी देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि टाटा स्टील का शेयर धड़ 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 गिरेगा। बट खैर शेयर मार्केट है, कोई भरोसा नहीं है। इधर आओ, चलो। हाँ, मैं जो भी क्लास में कहता हूँ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पस, ट्रेडिंग करने का नहीं, ठीक है। चलो इधर आओ। इशू ऑफ वारंट तो कोई इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। ABCD, the tenure should not exceed 18 months. A security can have 1 or more warrant. The exercise price should be declared upfront, and 25% of the exercise price has to be collected upfront. And if a person does not pay the balance consideration within 3 months from the due date, then the 25% will be forfeited. इतना आसान है कि प्रोफेशनल लेवल पे कोई जरूरत नहीं कि इनको कोई ये सवाल पूछेंगे। ये हुए वारंट की बात। हाँ, अब रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। अब हमारा एक अलग तरीके से ICDR शुरू होता है। मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में बोला था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक मोती के माफिक एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं एकदम आराम से। फिर एक टाइम आएगा जब मैं इन सबको लिंक करूंगा, जब हम उसको सीक्वेंशियली पढ़ पाएंगे। बट उसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। एक टॉपिक आता है हमारा फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन ऑफ यू who would need even 1% of help from my side to understand this entire page. फुल स्पीड में रीड करो, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ये वही है जो मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया कि आपको पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देना है, 30 डेज तक रुकना है, उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर आगे फाइलिंग होगी, ROC स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पास होगी, 30 डेज कहाँ से होंगे, सब चीज़ें। जस्ट गिव इट अ रीड।
यस पीपल, चलिए एकदम ही लड्डू है, कुछ है ही नहीं. फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, तो मस्ती से 30 डेज का एक समय रहता है जो कि हमें सेबी को देना होता है कि उसे हमें अरे ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी अगर चेंजेस बताने हैं तो वो चेंजेस बता दे. तो उसका ये पूरा प्रोविजन है, वेरी इजी प्रोविजन, बट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. The issuer shall also file the draft of a document with the stock exchange where the specified securities are proposed to be listed and submit to stock exchange PAN, bank account number, passport number of its promoter where they are individuals, and PAN, bank account number, company registration number, and the address with ROC where the promoter is registered, where the ROC promoter is a body corporate, where the ROC promoter is registered with the promoter which the promoter is registered where in case the promoter is a body corporate. आपको समझ में आना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है तो उसका पैन दे दो, उसका बैंक अकाउंट डिटेल दे दो और पास में पासपोर्ट दे दो. वहीं अगर वो कंपनी है तो पैन तो फिर भी होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स फिर भी होंगे, लेकिन हो सकता है उसका आपके पास में पासपोर्ट नहीं होगा, कंपनी का पासपोर्ट नहीं होगा, तो आप लोग उसके दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे देंगे. ईजी. Prior to making an IPO/FPO, the issuer shall file 3 copies of draft of a document with the concerned regional office of SEBI under the jurisdiction of which the registered office of the issuer is located along with fees as specified through the lead manager. समझो एकदम आराम से क्या कह रहे हैं. सीक्वेंस में आते हैं कि जब भी कंपनी को IPO करना है सबसे पहले वो क्या कंपनी चेक करेगी, एलिजिबिलिटी चेक करेगी कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, हम कहीं फ्यूजिटिव ऑफेंडर या फिर हम विलफुल डिफॉल्टर में तो नहीं आ रहे हैं, या हम बार्ड तो नहीं है. ये सब चीज़ें चेक करती है कंपनी. कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कोई पेंडिंग तो नहीं है, सब कन्वर्ट हो गई ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर देखती है हम एलिजिबल हैं कि नहीं. पहले तो नॉन एलिजिबिलिटी चेक करती है, फिर एलिजिबिलिटी चेक करती है कि 3 करोड़ है, 1 करोड़ है, 15 करोड़ है, नाम चेंज नहीं हुआ, ये सब चेक कर लिया. फिर जनरल कंडीशंस कर लेती है कि एक डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया हमने, स्टॉक एक्सचेंज को डेजिग्नेट कर दिया, हमने सारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया, 75% 25% की कंडीशन को कंप्लाई कर लिया. ठीक है, ये सारी चीज़ें कर ली. अब कंपनी सोचती है अब क्या करना है, वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर IPO. अब IPO में सबसे पहले आपको बनाना होगा अपना प्रोस्पेक्टस. अगर आप फिक्स्ड कर रहे हैं इशू तो फिर आपका प्रोस्पेक्टस बन जाएगा, और अगर आप बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो रेड हेडेड प्रोस्पेक्टस बन जाएगा. लेकिन उसमें होता है कि आप कंपनी कुछ भी लिख के देती थी जनता को. फुल अनुराधा का गेम था, 25 दिन में पैसा डबल. अरे पर अनुराधा, अरे अनुपमा नहीं, जबरदस्ती को अनुपमा के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, जबरदस्ती बात करो, अनुराधा की बात हो रही है. तो अनुराधा अपनी हेराफेरी वाली, तो वहाँ पे फुल एकदम कंपनी क्या करती थी, 25 दिन में पैसा डबल, कि कौन हमारे कंपनी के डायरेक्टर ये हैं, हमारी कंपनी का बिजनेस ऐसा है, हमारी कंपनी का टर्नओवर पूछो ही मत. जनता फुल, मतलब जनता को फुल लंबी लंबी दे देते हैं. फिर सेबी को समझ में आया क्या चल रहा है, इनका जो मन में आता है वो लिख के देते हैं. जनता पागल है, जनता तो IPO खरीद लेती है सोचे समझे बिना, है ना. तो जनता को कोई मतलब नहीं है. जनता क्या करती है कि IPO हो रहा है, पैसा ही पैसा होगा, और जनता पैसा दे देती है, और फिर जनता के लग जाते हैं. तो सेबी ने कहा कि रुको, हमें थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ेगा, कि रुको ऐसे मत करो, सब लोग बैठ जाओ. अब क्या करो कंपनी लोग, तुम्हें कुछ भी लिख के देना है पहले तुम हमको दो. जनता पागल है, जनता तुम्हारी बात मान लेती है, तुम पहले हमको लिख के दो, हम उसको चेक करेंगे कि जो तुम लिख के दे रहे हो वो सही है कि नहीं है, और हमें 30 डेज लगेंगे, हम सब कुछ रीड करेंगे. उसमें अगर और बहुत बेहतरीन प्रोविजन है, 30 डेज स्टार्ट कहाँ से होते हैं, अरे मजा आ जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे, आपने हमें ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है ना, वहाँ से 30 डेज स्टार्ट हो जाएंगे. सुनना इधर आओ, लिखो, रीड मत करने जाओ. वहाँ से 30 डेज स्टार्ट हो जाएंगे कि 30 डेज के अंदर हमें आपको जवाब देना है. हमने अगर आपसे इस बीच कोई क्वेश्चन पूछ लिया कंपनी से कि आपने क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन दो, जिस दिन आप उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दोगे वहां से वापस 30 डेज वापस स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये 30 मतलब आपने कुछ भी लिख के दे दिया वहाँ पे ऐसा, और इनकम्प्लीट सी इन्फॉर्मेशन है, 30 डेज हो गए, 10 दिन बाद हमने आपसे कुछ पूछा, आप उसका आराम से 10 दिन बाद जवाब दे रहे हो, फिर बोल रहे हो अब तो 30 डेज हो गए. नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे. हमने अगर आपके पूरे ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चन रेज किया है, जिस दिन आपने उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया वहां से वापस फ्रेश 30 डेज होंगे. तो सेबी गेट्स 30 डेज टू चेक कि ये पूरा जो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना जो कि गलत है, जो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि पब्लिक को एक मिसगाइड करके आप उनका पैसा ले लोगे. अरे आजकल लोग पागल हो चुके हैं. आज ही देखो, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्टीजमेंट. आप अपने कंपनी के शेयर को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और एडवर्टीजमेंट जगत हो चुका है पागल. वो कुछ भी करने को तैयार रेडी है एडवर्टीजमेंट करने के लिए. मतलब आज की तारीख में आप ऐड देख लो, मतलब टुडे मॉर्निंग आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज थिंकिंग, मुझे एडवर्टीजमेंट से बहुत प्यार है तो मैं बहुत केयरफुली देखता रहता हूँ. तो बस पे मुझे अपना वरुण धवन दिखा, वरुण धवन बस पे था, बनियान बेच रहा था. पर मुझे समझ में नहीं आया कि बनियान बेचने के लिए बनियान को उठा के दिखाने की क्या जरूरत थी. आप ऐड देखना, वरुण धवन का ऐड है लक्स कोजी का, बसेस के ऊपर देखा होगा, है ना, मस्त उसके 8 पैक एब्स है, मतलब एकदम तूफान.
पर वो बनियान का ऐड कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आया। बनियान के ऐड में दिखाओ ना कि अच्छे से पूरा कवर हो रहा है, पूरा फ्लेक्सिबल है, पर बनियान के ऐड में उसने क्या करा, ऐसे करके उठा के बनियान दिखा रखा है। सो देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उससे उनका एक पर्पस तो सर्व हुआ ना, जनता ऐड देख तो रही है। अब अगर आप वहाँ पे मान लो एक हमारे भारत में जैसे मानव पाए जाते हैं, उनमें से एक एवरेज लोग है, ठीक है ना, मस्त पेट के साथ एवरेज आदमी लिया है, अब वो अगर वहाँ पे बनियान बता रहा है कि वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी कंफर्टेबल, नोबडी इज गोइंग टू सी इट ना। सो एडवर्टीजमेंट का पहला टारगेट रहता है कि जनता देखे, एक बार देख लेगी फिर हम कुछ भी दिखा देंगे वो ठीक है, पर जनता ने पहले देखना जरूरी है। तो इतने इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आजकल तो मतलब आप विचार ही नहीं कर सकते, मतलब कि मर्यादा के अंदर रहना है मेरे को, ये भी एक परेशानी है। बीच में डंजो एक ऐसा ऐड लेकर आया था कि आप विचार ही नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली डंजो एक ऐड लेकर आया है जिसके अंदर डंजो का क्या कहना है कि वो फ्रिज, मतलब वो 10 मिनट में डिलीवरी देगा। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी एग्जैजरेटेड ऐड कि डंजो ने ऐड लाया कि आपको, आप कोई भी डिलीवरी मंगाओ हम 10 मिनट में देंगे। तो उन्होंने जगह जगह पे, और उन्होंने ऐड के अंदर सस्पेंस लगाया था, मतलब उन्होंने एडवर्टीजमेंट में अपना नाम भी नहीं लगाया था। कल्याणी नगर के एरिया में बता रहा हूँ, उन्होंने एरिया टू एरिया काम करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ऐसे होर्डिंग लगाया इस साइज के, फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर ऐसे माला पहनाई हुई है, एंड ऐसा कि कॉन्डोलेंस में आपको बुला रहे हैं, डेथ हो गई है श्री फ्रिज महाराज की, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। उस पर डंजो लिखा भी नहीं है। अब जनता देख रही क्या है, किसने लगाया, कौन पागल है। फिर वहीं पे उन्होंने 15 दिन बाद उस पोस्टर को चेंज करके लगाया कि नाउ डंजो विल डिलीवर इन 10 मिनट्स, सेल योर फ्रिजेस, ऐसा कर, मतलब कि फ्रिज को बेच दो, अब डंजो 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है। पॉइंट इज कि क्या सेंस बनता है वो सब छोड़ो, बट एक बार लोगों का फोकस आ जाता है, तो दैट्स द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट दीस डेज। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो कहता है कि ये जो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट ही है, हमको हमारे शेयर बेचने हैं, तो कंपनीज कुछ भी लिखने को रेडी थी। तो वहाँ पे संभाला थोड़ा कंपनीज को कि अब आप कुछ भी लिखेंगे तो पहले आपको देना होगा सेबी को, ठीक है। अब उसके साथ में आपको प्रमोटर वगैरह की डिटेल्स देने, सो दैट सेबी गेट्स टू नो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन किया है, आईपीओ किसका है, उसके हिसाब से सेबी कैन बी कंपैरेटिवली मोर कॉशियस। डिबार्ड तो नहीं है व्यक्ति, तो व्यक्ति एलिजिबल है ना, तो भी थोड़ा सा चेक करता है। तो प्रमोटर के एक बेसिक डिटेल होते हैं कंपनी के पास में, और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट 3 कॉपीज में आता है। आप जगह जगह पे देखोगे, बेवकूफ़ी वैसे कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हमारे इंडिया के लॉज के अंदर बहुत जगह पे लिखा है कि कोई भी फाइलिंग होती है तो मल्टीपल कॉपीज में, 3 कॉपी दो, 4 कॉपी दो, 5 कॉपी दो। हम एक देंगे आप फोटो कॉपी कर लो ना, नहीं, पर देने में आप 3 कॉपी फाइल करो। उसका पर्पज ये होता है कि वो रिस्पेक्टिव 3 डिपार्टमेंट्स में जाता है, और 3 डिपार्टमेंट्स उसको चेक करते हैं, तो वो 3 कॉपी मांगते हैं। कुछ जगह पे 5 कॉपी मांगी जाती है, मतलब वो 5 डिपार्टमेंट्स में जाएगा। दैट इज द पर्पस, दैट इज एक्चुअली आइडियली पर्पसलेस है वो, बट दैट इज हाउ इट फंक्शन। तो इन्होंने आज भी कह रखा है कि किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करना इन 3 कॉपीज, ठीक है। साथ में प्रमोटर की डिटेल कर देंगे सर, फीस ऑफ कोर्स। द लीड मैनेजर कौन होता है? कंपनी जब भी आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी चाहती है कि अब हम कितना काम संभालेंगे, तो कंपनी अपॉइंट्स एन एक्सपर्ट ऑफ दैट एरिया, मर्चेंट बैंकर, और उसको कहते हैं लीड मैनेजर। हमने कल परसों जो आर्टिकल देखा था, याद होगा तो, जोमेटो के अंदर उन्होंने लीड मैनेजर 4-5 नाम लिखे थे, कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो मर्चेंट बैंकर्स, ये इंडिया के बैंक्स ही हैं, उनको अपॉइंट कर सकती है एज मैनेजर, एज लीड मैनेजर ऑफ द आईपीओ। तो ये पूरा प्रोसेस वो कराते हैं। सो लीड मैनेजर शैल सबमिट द फॉलोइंग टू सेबी अलॉन्ग विथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में ये सब भी देना है, क्या? A certificate confirming that an agreement has been entered into between the issuer and the lead manager। आज एक बैंक आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक आके सबमिट कर रहा है कि ये इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सेबी पूछेगी आप कौन? मैं उनका लीड मैनेजर। प्रूफ क्या है? तो आपको एक अग्रीमेंट देना है कि जो भी लीड मैनेजर आ रहा है उसका और इश्यूअर का अग्रीमेंट कि हाँ उसने मुझे ऑथराइज किया है ये सब काम संभालने के लिए। सो एन अग्रीमेंट बिटवीन दी लीड मैनेजर एंड द इश्यूअर, वेरी लॉजिकल। और डी सर्टिफिकेट, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट चलेगा। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आपको 50,000 जगह पर मिलेगा। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का मतलब इतना सा होता है कि ये चेक किया जाएगा कि वहाँ के सारे रिक्वायर्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लॉज सारे कंप्लाइड है या नहीं है। तो अगर आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अभी तक, तो अभी तक आपने सारा लॉ कंप्लाई किया है या नहीं किया है। क्या आपने एक डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर रखा है ना, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे एक को डेसिग्नेट कर रखा है ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रखा है ना, तो जो भी अभी तक के प्रोसीजर्स थे वो आपने कंप्लाइड किए हैं। इस चीज का एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ये सबको ड्यू डिलिजेंस का मतलब पता है ना? अरे आपका तो सब्जेक्ट ही ना, तो आपने 10,000 बार पढ़ाई होगा सब। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कन्वर्टेबल डेट इशू कर रहे हैं, अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है हमने पढ़ा होगा वैसे भी, जब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तब डिबेंचर्स को सिक्योर्ड देना कंपलसरी है। सिक्योरिटी आप किसको दोगे? ट्रस्टी को देते हैं। तो वहाँ पे एक एंटिटी, एक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है और उस ट्रस्ट को जो हेड करता है उसको डिबेंचर ट्रस्टी बोला जाता है। तो अगर कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आएगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी दैट द ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड एंड सिक्योरिटी चार्ज हैज बीन क्रिएटेड।
ये चीज़ चेक करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको सेबी को देनी है, ठीक है, दे दी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में। 30 डेज के अंदर सेबी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये 30 डेज स्टार्ट कहां से होंगे? सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विथ इट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग। 30 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? इन चारों में से लेटर से। फर्स्ट, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी। सबसे इजी कि जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को दिया, आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाओ 30 दिनों के लिए। 30 डेज के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर 30 डेज के अंदर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या होता है, हम सबको पता है। अगर 30 डेज के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सो द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑफर डॉक्यूमेंट। लाइफ इज इजी दैट। नेक्स्ट, या फिर ये तो ये डेट से स्टार्ट हो जाएगा 30 डेज, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम लीड मर्चेंट बैंकर्स वेयर सेबी हैज सॉट एनी क्लैरिफिकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, एकदम शै सी कंपनी है, शै समझते ना, एकदम शै गरीब सी कंपनी, उसको ऐसे इलीगल काम करना है, उसको एकदम कंप्लायंट कंपनी नहीं है। शै वर्ड आपने नहीं सुना है क्या कभी? ये मूवी देखी है मुन्ना भाई? उसमें सर्किट एक लाश लेकर आता है, वो जब लाश नहीं होती है, वो भारत देखना चाहता है, वो बोलता है कि मुझे भारत दिखाओ। सर्किट बोलता है कि मैं तुमको ताजमहल दिखाता हूँ, वो बोलता है नहीं मुझे देखना है पुअर इंडिया। तो सर्किट उसके कंधे पे हाथ रखता है, मैं दिखाता हूँ तुमको पुअर इंडिया। एकदम शै, याद आया क्या? थोड़ा थोड़ा याद आया बस। तो वही एकदम शै। शै मीन्स क्या हो गया? कहीं पे भी शै वर्ड यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब थोड़ा फिशी है वहाँ पे चीज़ें, मामला ठीक नहीं है। तो एक शै कंपनी है, इधर आओ, ठीक है। वो कंपनी क्या सोचती है कि हम इधर आओ, कोई शै कंपनी है, वो क्या सोचती है कि यार मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट सा दे देता हूँ। तो आज मैं इनको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दूंगा, इनको 30 डेज के अंदर अप्रूवल तो देना है ना, एक इनकम्प्लीट से डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उसको कंप्लीट कराते कराते 30 डेज हो जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारी गलतियां इनको मिलेगी नहीं। तो लॉ बना है, सेबी ने कहा इट डजंट वर्क दैट वे। ये भी ओवर टाइम बना है, शुरुआत में लॉ ऐसा नहीं था, बाद में चेंज हुआ। सेबी ने कहा कि नहीं, आपने अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट दी है या हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, हम वो कन्फ्यूजन मांगेंगे, जो भी कंफ्यूजन आप क्लियर करो, हम आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। जब आपने उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया, वहां से फ्रेश तरीके से 30 डेज स्टार्ट होंगे। तो 30 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? जब आपने फाइलिंग की है या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए था, उसका आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया है वहां से, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटरी एजेंसी where SEBI has sought any clarification information from such regulatory agency। अगर SEBI को कभी-कभी कोई RBI से कोई इन्फॉर्मेशन मांगना है, बैंकिंग कंपनी है, RBI से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, RBI ने जब दिया सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, वहां से 30 डेज स्टार्ट होगा। और लास्ट, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अ कॉपी ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी कंपनी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देने के पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेती है। मान लो कोई कंपनी इसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया ही नहीं और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दे दिया, तो सेबी उसका डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करती, बोले हम क्या पागल हैं क्या? पहले तुम स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल तो लेकर आओ कि वो तुमको लिस्ट करेंगे, तो हम मेहनत करना शुरू करेंगे। तो जब स्टॉक एक्सचेंज इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देता है कि हाँ इनको हम लिस्ट कर लेंगे, फिर सेबी शुरू करता है, वहां से 30 डेज स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? यस, तो ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गए 4 पॉइंट्स, इसमें से विचएवर इज लेटर, वहां से 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। याद रखना बहुत आसान है। द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, the date of satisfactory reply received of any confusion or any additional information asked by SEBI, the date of satisfactory reply, satisfactory information received from regulator or any agency, or last rather date of in principle approval by stock exchange. चलो, if SEBI specify any changes or issues observation on the draft of a document filed with it, the issuer and the lead merchant banker shall carry out such changes and comply with the observation issued by SEBI before registering the prospectus। Obvious सी बात है कि अब आपका ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट था, उन्होंने दे दिया, फाइनल हो गया ऑफर डॉक्यूमेंट। अब हम एज अ प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना चाहते हैं आरओसी के पास, उसके पहले उसमें सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने जो भी सेबी ने सजेस्ट किए। Read prospectus or the shelf prospectus as the case may be with ROC or an appropriate authority as applicable। Prospectus होता है आपका in case of fixed price issue, red herring prospectus होता है in case of book building issue, shelf prospectus आप सबका एग्जीक्यूटिव का एक बार रीड किया हुआ कंसेप्ट है, ये इशू करते हैं नॉर्मली बाय बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज को मस्ती होती है कि एक साल में 3-4 इशू लाने, तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो उस टाइम पे भी आपका ये प्रोसेस पूरा का पूरा सेम रहता है, एकदम आराम से। आपको मुझे पता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी सी हो रही है, पर थोड़ा सा स्क्रीन पे देखो। चलो आ जाओ, थोड़ा सा बोर होंगे 5 मिनट, इधर आओ। फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, स्क्रीन पे देखते रहो, मैं जो लिख रहा हूँ उससे
एक कदम आगे रहने की कोशिश करो। ईश्वर को सेबी को क्या क्या देना है? मेन तो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मेन तो वही चीज है। उसकी कितनी कॉपी? 3 कॉपी देनी है, ये मेन चीज है, ठीक है। इसके साथ में 2 चीजें और कंपल्सरीली देनी थी, बोलो क्या? प्रमोटर की डिटेल नहीं बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जो प्रमोटर की डिटेल के वो नहीं, इस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है? एक तो आपको देना है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द मर्चेंट बैंकर की ऑथराइज्ड है। दूसरा आपको देना है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है। अगर आप कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो एक और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आ जाता है, यस, इन केस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एक और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा इशूड बाय डिबेंचर ट्रस्टी। इजी है, यहां तक तो बहुत इजी है। अब इसके साथ में आपको प्रमोटर के कुछ डिटेल्स देने हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो प्रमोटर के कुछ डिटेल्स देने हैं। तो डिटेल्स प्रमोटर के कौन कौन से देने होते हैं? ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफिक सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज, सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? ये सब चीजें किसको दे रहे हैं हम? सेबी को। जब हम सेबी को ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ में कुछ चीजें हमें किसके पास फाइल करनी है? स्टॉक एक्सचेंज। और इसी के साथ में स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर दो प्रमोटर के बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रमोटर के पैन डिटेल्स, उसके साथ में या तो फिर पासपोर्ट डिटेल्स दे दो या फिर उनका आरओसी रजिस्ट्रेशन डिटेल दे दो। दोनों में से एक ही होगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो पासपोर्ट दे दो या फिर आरओसी रजिस्ट्रेशन डिटेल दे दो। ये आपको देना है स्टॉक एक्सचेंज को। जब साइमल्टेनियसली जाएगा, तो जब आप सेबी को ये देना चाहते हैं, उसके साथ में आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है। साइमल्टेनियसली जाता है, बट आप अगर ऐसा पूछना ही चाहते हैं मुझसे तो मैं बता देता हूँ, पहले स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं आप, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रखा है ना, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं, फिर प्रमोटर की डिटेल आप वैसे ही दे देते हैं और फिर आप सेबी के पास आते हैं। बट यहाँ पे लिखा है दैट यू गिव इट साइमल्टेनियसली, तो ये आपने साइमल्टेनियसली सेबी को दे दिया, ठीक है। अब सेबी कितना समय लेता है रिप्लाई करने के लिए? 30 डेज। तो सेबी इस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट दे सकता है विद इन 30 डेज। अब यहां पे हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है, ये स्टार्ट कहां से होता है? 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम लेटर ऑफ द 4 *1 *1। रेफरेंसिंग समझ रहे हैं? ठीक है ना, रेफरेंसिंग करते हुए चलेंगे, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, ये स्टार्ट होता है *1 से। *1 मतलब क्या? लेटर ऑफ द फॉलोइंग: डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम योर कंपनी, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटर और एजेंसी, और द डेट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। सिंपल, जब आपने स्टॉक एक्सचेंज से लिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सेबी ने कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट दिया है तो इशूअर पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट को बनाए, इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करेगा ऑब्जर्वेशन कमेंट्स, जो भी ये है, इसको चेंज करके अपना ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएगा, और फिर इस ऑफर डॉक्यूमेंट को वो आरओसी के पास में करेगा रजिस्टर फाइल, और इसके बाद में वो जाता है पब्लिक के पास। दैट इज ऑल ओके। एक बार आरओसी ने उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद में इश्यूअर इसको पब्लिक के पास भेजता है। अब ये इन्होंने समरी में बताया है, वैसे अगर और डिटेल में आपको बताऊं तो इसके साथ में एक कॉपी सेबी के पास भी जाती है। वो ऑब्जर्वेशन को हमने करेक्ट कर दिया, फिर जब आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं तब उसकी एक कॉपी सेबी को भी जाती है और उसकी एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी जाती है। तो इट ऑल हैपेंस। तो इश्यूअर इस टाइम पे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी एक कॉपी देता है। तो अगर मैं इसको एकदम स्टेप वाइज में जाऊं, स्टेप 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस वन विच यू नीड टू रिमेंबर। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जाएगा, उसके साथ में ये सब जाएगा, 3 कॉपी जाएगी, और ऑफ कोर्स हाँ लिखा नहीं है, फीस भी जाएगी। और सेबी सबसे तूफान है। सेबी को जो भी आप मेजॉरिटी फीस देते हैं इट इज नॉन रिफंडेबल। कि मतलब कल को आप आईपीओ नहीं करोगे, कोई बात नहीं है, फीस हो गई गप। आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए किया है,
आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, फीस हो गई गप, तो सेबी की मेजॉरिटी फीस इज नॉन रिफंडेबल। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर सेबी आपको ऑब्जर्वेशन देगा विद इन 30 डेज, लाइफ इज ईजी। स्टेप 3 के अंदर अब आपको वो इनकॉर्पोरेट करके उसका रजिस्ट्रेशन कराना है आरओसी के पास में। स्टेप 4, इसका एक कॉपी, जो ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बना है उसका एक कॉपी आपको देना है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आफ्टर द चेंजेस वाला। और ये सब होने के बाद में आप स्टेप 5 के अंदर पब्लिक को दे सकते हैं अपना ऑफर डॉक्यूमेंट। यार वो बहुत ज़्यादा आसान है ना? यस। तो आप देखोगे प्रैक्टिकली तो हमारे एग्जीक्यूटिव की चीज़ें उसको और थोड़ी कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ में, डिस्क्लोजर के साथ में हम इसको पढ़ते हैं। बाकी ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है अभी तक भी। मेन मज़ा क्या आता है, मेन परेशानी बोलूँ आईसीडीआर की तो ये आती है कि जब इतना सारा होता है ना तो हमें समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ से हुआ था। ये एक परेशानी है। तो सबसे पहले फोकस करना है सिंपल कि छोटा 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 अच्छे से समझते हुए चलो। अगर छोटा छोटा सब आपको अच्छे से समझ लिया तो बाद में उसको अक्यूमुलेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। वो मुझ पर छोड़ दो। तो हर एक दिन के जो टॉपिक चल रहे वो अच्छे से समझना है। और ये एक रिक्वेस्ट मैंने शुरुआत में की थी कि घर जाके जब तक आईसीडीआर चलता है क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहो, जितना पढ़ा उतना पढ़ो। जैसे कि आज हम लोग पेज नंबर 10 तक 11 12 तक पहुंच गए, तो आपने आज घर जाके 1 to 12 पढ़ के आना है अच्छे से। ये कर लिया तो पूरा फंडिंग के सब्जेक्ट में आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। चलो अब क्या करोगे? बस कुछ भी नहीं, खेलोगे कूदोगे ऐश करोगे, पेन डाउन करोगे एंड दैट विल बी ऑल। या सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले यस 1.7 पे एडिशनल कंडीशन ऑफ ओएफएस कर लेना। इसमें मुझसे गलती हुई है, देखो अच्छे से, मेरे पास जगह अच्छे से नहीं मिली लिखने में, शेयर मस्ट बी हेल्ड फॉर 1 ईयर। तो आप क्या करना, ये भले ही थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना, बट इस पॉइंट को अच्छे सा वेटेज मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा 1 ईयर एकदम ऐसा दब गया था, तो आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखो और बस भिड़ जाओ यार। वन 1.7 के ऊपर 1.7 पे इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नीचे वो आदमी चिल्ला रहा है, वो है, ऊपर ये है, तो बस मस्ती से पेन डाउन कर लो। सॉरी, ये रूम का एक अलग ही प्रॉब्लम है। ये सुनो, मेरी बात सुनते तो लिखते रहो, इधर छोड़ के आ जाते हो। हाँ सर क्या प्रॉब्लम है इस रूम में? इस रूम में अपन को बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता है ना? बाहर पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। हे भगवान, बाहर से क्या पता चलेगा? बाहर जाएंगे तो पता चलेगा यार, एक भी विंडो नहीं है इसमें। हे भगवान। आपने इनके बारे में पढ़ा है, ओशो के बारे में? ओशो, आप क्या सुना? कोस, ओके। ओशो के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे। मतलब उस व्यक्ति ने, मतलब अपन उसकी प्रीचिंग पे नहीं जा रहे, इतना तो क्या डिस्कशन करेंगे क्लास में, बट इट इज जस्ट कि वो एक समय पे इतना पॉपुलर हो गया था दैट गवर्नमेंट वाज एंडेंजर्ड। गवर्नमेंट को डर लग गया था कि ही माइट स्टार्ट अ पैरेलल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उनको उसके ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल कर रखे एंड देयर आफ्टर ही हैड टू लीव द सिटी, ही लीव द कंट्री। उनका यूनाइटेड स्टेट्स में एक पूरी सिटी है उनके नाम पे आज भी, यूनाइटेड स्टेट्स में, तूफान। वहां पर उन्होंने इस प्रकार से बनवाया था सिटी को कि ऊपर तो सिटी है और उस सिटी के नीचे, जैसे कि ये रूम है ना, ऐसा नीचे पूरा उन्होंने बना रखा है कि मान लो भविष्य में कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बिल्कुल ही अटैक ही हो जाता है, सो देन अंदर अंडरग्राउंड भी लोग पूरा रह सकते हैं, ऐसा बनाया हुआ है। अलग ही माहौल है, बंकर टाइप पूरे बनाए हुए हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं पढ़ेंगे तो दीवानी हो जाओगे। आई एम नॉट अ फैन, मैं बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? लाइट लेने का, ठीक है?
चलो, इज इट डन यारों? चलो, कभी टाइम टाइम मिलेगा ना तो पढ़ना ओशो के बारे में, मतलब ऐसा इस बारे में, मतलब नॉट इज प्रीचिंग्स वगैरह, वो सब तो डिबेटेबल है बहुत, लेकिन ये चीज़ें कि उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। जो यूएस में पूरी सिटी है, इट इज़ नेम, रजनीश नाम था उनका, रजनीशपुरम करके है। एंड आपको एक चीज़ एक्साइट करेगी, ही हैड 93 रोल्स रॉयस, 93। तूफान मचा रखा था। ये जो भी आप लिखते हैं इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखो, एग्जाम के एक दिन पहले ये इतने तूफान काम आएंगे आपके, और याद रह जाता है थोड़ा सा माइंड मैपिंग में, तो बहुत सुंदर तरीके से पेन डाउन करो इन नोट्स को। डन है क्या यारों? नोप, ओके। जल्दी यारों। बोनस शेयर्स रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर मिनिमम 1 ईयर। ब्रैकेट में लिखा है फ्री रिजर्व स्लैश सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट टिक कॉमा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रॉस। मतलब वो जो बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं वो फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से होने चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं चलेंगे। आगे बढ़ेंगे यारों? चलो, जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है उस पर काम करो यारों। तूफान, सीएस प्रोफेशनल के अंदर सारे मेजॉरिटी पेपर्स आपके थियोरी हैं, तो आपकी राइटिंग स्पीड एकदम तूफान होनी चाहिए। चलेंगे यारों? यस। हमने इसके अलावा कहीं पे कोई मार्किंग नहीं की है, ये है, ये नहीं लिखने की आवश्यकता है, एक्सप्लेनेशन आप लिख चुके हैं, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, ये जो 30 डेज वाला पॉइंट है इसको स्टार मार्क 1 कर दो बस। इस 30 डेज वाले पॉइंट को एक बॉक्स में लेके स्टार मार्क 1। वी आर ऑन पेज नंबर 1.12। ठीक है, आप लोग कोशिश करना कि आप लोग अगर लेक्चर के दौरान एक पेंसिल भी हाथ में रख सकते हैं तो बहुत सारी मार्किंग आप पेंसिल से करोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेन से करो, आप मार्कर से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, आप ही को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या आप पेन से करने जाते हो तो आप लाइन तो सीधी मार ही नहीं पाते हो ना, आप लोग वैसा करके आते हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए ये स्टार मार्क की मार्किंग कर दी, अब बस ये पेन डाउन कर लो एंड यू आर गुड टू गो। एक बार पूरा डायग्राम देखा सबने? सुनो ना, जो स्टेप 5 है ना, स्टेप 5 में क्या हो रहा है? इश्यूअर ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहा है किसको? पब्लिक को।
इसको ऐसा जूम करते तो आपको चलेगा ना, आसानी से देख पाओगे। ये लिखना है, नहीं ये अपन को वहीं पे 1.11, सॉरी 1.7 नहीं, मैंने सुना 1.7, 1.11 पे लिखना है। बस इस पेज पे नहीं सर, हाफ पेज इसको ऑक्यूपाई करना है, हाफ पेज छोड़ना है नीचे। हाफ पेज पे लिखेंगे आप ये, थोड़ा मतलब हाफ से ज़्यादा भी किया तो चलेगा, बट हाँ कोशिश करो हाफ में बैठा लो। 3/5 में नहीं नहीं नहीं, भूल जाता हूँ ना कि आप लोग भावुक हैं, आप लोग पेंसिल स्केल लेके बैठेंगे फिर नहीं करने का, एस्टिमेटेड कर लो। नोट्स नहीं मिलेगा आपको, लिख लो ना। You've written already? Oh हो, ठीक है। डन कह रहा हूं, ओके आपको कुछ भी बोलते हो आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। डर को डर थोड़ी लग सकता है, कुछ भी क्या है, क्या आप खैर नहीं, बुरे काम करो थोड़ा डर तो लगता है, बात तो सही है मैम, थोड़ा तो डर लगता होगा। ऑफ डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट ऑब्जर्वेशन कमेंट्स, तो जो भी सेबी से ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आए उनको इनकॉर्पोरेट कर लेना है हमें। हाँ और गधों, मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत लिखता हूँ, एब्रिविएशंस आप लोग नहीं लिखेंगे है ना, एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग परेशान हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको मुझे फ़ोन लगाओगे, मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं, फिर मेरे को हिचकियाँ आती है और लगती भी बहुत है फिर इधर उधर, क्या मतलब है ना। फुल फॉर्म लिखो अच्छे से। As soon as you're done, that'll be all for this session. खेलो कूदो ऐश करो यारो।